हेलो बच्चों। आज हम लोग एलन के लीडर टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे जो टेस्ट नंबर 4 है। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। पहला क्वेश्चन है आपका कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ दिस ऑन ग्राफ। तो जो आपका ग्राफ दिया हुआ है बच्चा वाई और एक्स के बीच, वो है आपका ऐसा ऐसा है। हमसे पूछा है कि बताइए स्लोप के बारे में, बताइए क्या है। तो स्लोप जब भी हम लोग निकालते हैं, जैसे मान लो ये कर्व है, हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया इस पॉइंट पे, है ना। और यहाँ पे इसको ऑरिजिन मान लो और ये एक्स एक्सिस हो गया। आपको पता है कि स्लोप कैसे निकालते हैं। मान लो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इधर, जिसके साथ एंगल थीटा है, तो थीटा जो है एंटी क्लॉकवाइज में एंगल जितना स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहा है, टेन थीटा इक्वल टू स्लोप होता है ना। थीटा हमारा एंटी क्लॉकवाइज में एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको ऑरिजिन मान लेंगे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, तो ये एंगल कुछ थीटा है जो कि 90 से कम है, और टेन थीटा यहाँ पे 90 से कम होने से पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू आपका पॉजिटिव है ना। लेकिन यहाँ पे जब आप जाओगे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अगर आप एक टेंजेंट खींचो तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ये टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे थीटा हमारा कितना हो गया, 0 डिग्री एंगल हो गया। तो स्लोप कितना हो गया, यहाँ पे टेन जीरो जीरो हो गया। इस जगह पे स्लोप आपका कितना हो गया, 0 हो गया। अगर आप यहाँ से देखो तो ये पॉजिटिव कुछ वैल्यू था और यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने पर स्लोप का वैल्यू डिक्रीज किया है, पहली बात तो। अब इधर हम देखते हैं, ये साइड में देखो तो यहाँ पे तो 0 था ही। और इधर अगर आप देखो इस साइड में, यहाँ पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो और एंगल जो यहाँ पे लेंगे हम, ये एंगल लेंगे स्लोप के लिए, तो मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल आपका थीटा है, ये। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा लेंगे स्लोप के लिए, क्योंकि हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेंगे, ये वाला, है ना। तो इसके लिए स्लोप क्या लिखेंगे, टेन 180 माइनस थीटा। और टेन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस टेन थीटा हो गया। तो स्लोप जो है माइनस टेन थीटा लेंगे, और थीटा हमारा इधर से एंगल है, इधर से। तो अब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे मान लो यहाँ पे भी आप हो, है ना, तो ऐसा टेंजेंट खींचोगे और यहाँ पे जाओगे ऐसा, तो ये एंगल आपका इधर से बढ़ता जा रहा है, इधर से ये एंगल बढ़ता जा रहा है। तो थीटा बढ़ता जाएगा तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा आपका, बढ़ता जाएगा, है ना। थीटा टेन जीरो जीरो, टेन 31/√3, टेन 60√3। तो थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा भी बढ़ेगा, लेकिन निगेटिव के साथ बढ़ेगा, तो स्लोप घटेगा। लेकिन वो मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है सिर्फ। तो मैग्नीट्यूड मतलब निगेटिव साइन तो नहीं लेंगे, यानी कि अगर हम आप मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप लेंगे तो ये तो बस टेन थीटा हो गया। तो थीटा बढ़ने से टेन थीटा आपका बढ़ेगा, यानी कि मैं बोलूँगा पहले डिक्रीज करेगा और फिर देन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन 2। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि इवेल्युएट करना है इसको बच्चा। ये हमारा क्या है, के Q1 Q2/R², और ये R1 से लेकर के R2। के Q1 Q2 आपका क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लीजिए, है ना। और इंटीग्रेशन नीचे R², तो माइनस ऊपर चला गया R, और यहाँ पे DR है, और ये हो गया DR। तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2। ये आपका हो गया के Q1 Q2। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx क्या होता है, x⁴n+1 डिवाइड बाय n+1। तो यहाँ पे n का वैल्यू -2 है, तो -2+1 -2+1, ये हो जाएगा R1 से लेकर के R2। ये हो जाएगा -2+1 माइनस हो जाएगा, तो माइनस के Q1 Q2, और ये R⁴ -1 हो जाएगा, 1/R हो जाएगा नीचे, R1 से लेकर के R2, माइनस के Q1 Q2 और 1/R2 माइनस 1/R1। माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा के Q1 Q2, और माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चा, 1। नेक्स्ट में है कि द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिप मेजर्ड विथ ए मीटर रॉड
इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि लेंथ को मेजर किया जा रहा है, जिसका कि लेंथ आपका है 10.0 सेंटीमीटर। ठीक, बोला गया है कि इट्स विड्थ मेजर्ड विथ ए वर्नियर कैलिपर, जो आपका विड्थ है वो आपका है 1.00 सेंटीमीटर। द लिस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड, यानी लिस्ट काउंट आपको क्या होता है, लिस्ट काउंट मतलब होता है मैक्सिमम परमिशिबल एरर, मैक्सिमम परमिशिबल एरर। ठीक, तो जब भी आप किसी ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हो, ट्रू वैल्यू को, तो आप कैसे मतलब सॉरी मेजर्ड वैल्यू को जब भी आप रिप्रेजेंट करते हो तो क्या लिखते हो, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मैक्सिमम परमिशिबल एरर, यहाँ पे एरर लिखते हो, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, पता ही है। तो डेल्टा एल बोला गया है कि जो मैक्सिमम जो एरर आया है लेंथ में, जो कि इंस्ट्रूमेंट ने, ये जो मैक्सिमम परमिशिबल एरर होता है ये इंस्ट्रूमेंट करता है ना, इंस्ट्रूमेंट का ये एरर है लिस्ट काउंट। तो उसने बोल दिया द लिस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड, और मीटर रॉड से क्या मापा जा रहा है, लेंथ। तो डेल्टा एल इसका मतलब दिया हुआ है मैक्सिमम परमिशिबल एरर, एंड दैट इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। एंड दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर से क्या नापा जा रहा है, विड्थ, तो उसका डेल्टा डब्ल्यू जो है, विड्थ हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा डब्ल्यू यानी एरर इन विड्थ, जो कि दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द एरर इन इट्स एरिया, तो आपको पता है कि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इस तरह के फॉर्मेट में रहता है तो हम इसको रिलेटिव एरर के टर्म में लिखते हैं, डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। डेल्टा एल आपका कितना है तो 0.1 सेंटीमीटर, एल कितना है तो 10.0 सेंटीमीटर, प्लस डेल्टा बी कितना है, मतलब बी मतलब यहाँ विड्थ है ना, विड्थ मतलब विड्थ है यहाँ पे, वो कितना है 0.01, और विड्थ यहाँ पे कितना है, बी कितना है जो मेजर्ड किया है ट्रू वैल्यू, दैट इज 1.00 सेंटीमीटर। पूछा गया है कि एरर बताने के लिए यानी डेल्टा ए बताने के लिए एरिया में, और आपको ए निकालना पड़ेगा, और ए आपका यहाँ पे क्या है, ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू यहाँ पे कितना है, एल लेंथ इंटू ब्रेड, ए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, जो दिया हुआ है कितना 10.0 इंटू विड्थ दिया हुआ है 1.00, इसको मल्टीप्लाई करोगे, एरिया का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, आपको आ जाएगा डेल्टा ए का वैल्यू आ जाएगा जो कि 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, नेक्स्ट में बोला है कि इफ ई एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन डायमेंशन ऑफ मास। देखो जब भी इस तरह का क्वांटिटी जिसको कि आप बोल सकते हो कि फंडामेंटल मान लिया गया है, तो यहाँ पे क्या है, ई भी को फंडामेंटल मान लिया गया है, तो सही समझो कि मास को आप ऐसे लिख सकते हो, डायमेंशनली अगर मैं इसको लिख सकता हूँ तो ई टू द पावर ए, वेलोसिटी पावर बी, और टी टू द पावर सी। अगर मैं ए बी सी का वैल्यू निकाल लूंगा तो मैं मास को ई बी और टी के टर्म में रिप्रेजेंट आराम से कर लूंगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे मास पे पावर कितना है बच्चा, 1 है, एल पे पावर 0 बोल सकते हैं और टी पे पावर 0 बोल सकते हैं। एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू पावर ए, वेलोसिटी का क्या लिखेंगे, एल टी माइनस 1 पावर बी और टी टू द पावर सी लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे एम टू द पावर 1 एल टू पावर 0 टी पावर 0, ये हो जाएगा एम टू द पावर ए एल टू ए टी टू द पावर माइनस टू ए एल टू द पावर बी टी टू पावर माइनस बी टी टू द पावर सी। ये आ जाएगा एम टू द पावर ए एल टू द पावर टू ए, यहाँ से एल टू पावर टू ए, और ये आ जाएगा आपका प्लस बी, बस हो गया, और टी पे पावर आ जाएगा आपका यहाँ से माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी, है ना। और ये अब इसको कंपेयर करा सकते हैं, जो डायमेंशन इसका है बच्चा वही डायमेंशन आपका इसका है कि नहीं। तो एम पे पावर यहाँ पे कितना है 1 है, और यहाँ पे ए है, तो डायमेंशन तो भैया यही होना चाहिए जो दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 1, एल पे पावर 2 है तो 2a प्लस बी, और दिया है 0 तो 0 आ गया, एक वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे यहाँ पे, तो बी का वैल्यू हो जाएगा -2, और ए -2a माइनस बी प्लस सी। अब ए का वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे -2, बी का रख देंगे माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और प्लस सी हो गया, और दैट इज इक्वल टू यहाँ पे टाइम पे पावर कितना है 0 तो 0 हो गया, तो ये वाला कट गया तो सी कितना हो गया 0 हो गया। तो ए पे पावर 1 हो गया, यानी कि मास को रिप्रेजेंट करेंगे ई टू द पावर ए भी, वेलोसिटी टू द पावर बी कितना आ गया -2, तो -2 और टाइम पावर 0, सॉरी ए का वैल्यू यहाँ कितना है 1, तो ई टू द पावर 1 बी टू द पावर -2 टी टू द पावर 0, यानी कि ऑप्शन 1 हो गया। ठीक है, चलिए
in a certain system the units of length, mass and time are chosen to be 1 centimeter, 100 ग्राम इतना. The unit of kinetic energy is, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो लिखते हैं वो लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर. अगर हमको एसआई यूनिट लिखना होता तो मास को लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन हमको इस यूनिट में बोला गया है तो हम क्या करेंगे, मास का उसने खुद बोला है कि यूनिट है आपका 100 ग्राम, तो यहाँ पे 100 ग्राम लिख देंगे, है ना. और वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ बाय टाइम होता है, तो लेंथ यहाँ हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर यूनिट लेना है, और टाइम का यूनिट कितना लेना है, सेकेंड लेना है, उसने खुद बोला, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ गया 100 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे 100 सेकेंड स्क्वायर. अब ये 100 ने 100 को खा गया, ये बचा 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारा देखो तो ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड, क्या ये सीजीएस यूनिट है कि नहीं. और आपको पता है कि एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, अर्ग. जैसे कि एसआई यूनिट जूल होता है एनर्जी का, उसी तरह से एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है. तो ये इस यूनिट में जो कि ये दिया हुआ है उस यूनिट में वन काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 अर्ग. तो आंसर हो गया 1 अर्ग. ठीक. इसने बोला है कि फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल अनलाइक चार्जेज इज एफ. अनलाइक मतलब ये हो गया आपका प्लस क्यू, ये हो गया आपका माइनस क्यू. ठीक. इसके बीच का सेपरेशन आपका है आर. कितना है आर. तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. अब बोला है कि 25% ऑफ वन चार्ज, 25% मतलब 25/100 यानी कि 1/4, है ना. यानी इस क्यू चार्ज का पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं, इसका Q/4 यानी पॉजिटिव चार्ज का Q/4 इसमें ट्रांसफर हो गया. तो अब प्लस क्यू चार्ज में बोला है कि अनदर देन द न्यू फोर्स बिटवीन द चार्जेस सेम डिस्टेंस. तो अब यहाँ पे चार्ज हो गया आपका प्लस क्यू चार्ज से Q/4 चला गया, तो बचा इतना चार्ज यहाँ पे, और यहाँ पे ये प्लस Q/4 चार्ज यहाँ पे प्रकट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेपरेशन आपका आर ही रहेगा. तो ये हो गया आपका 3Q/4, और ये भी हो गया -3Q/4 हो गया. ठीक. अब इसके बीच जो नया फोर्स हम लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, एफ डैश इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 9 3 या 9, यहाँ पे Q1 Q2 लिखेंगे ना यहाँ पे, तो 3 9 क्यू स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा, है ना. KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और KQ स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है, एफ है, तो 9/16 एफ हो जाएगा. यानी आंसर हो गया आपका 9/16 एफ. ठीक. A dipole of dipole moment P is placed in a uniform electric field. It is rotated from 60 degree to 120 degree. Made with direction of electric field, then work done. आपको पता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को रखा जाता है -Q + Q, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर करके रखता है वो रखता है -PE cos थीटा, है ना. और वर्क डन बोला है तो वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. और यू फाइनल अगर आप देखो तो फाइनल जो ये एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है डाइपोल का, तो ये cos थीटा हमारा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल है. तो फाइनल एंगल 120 है, इनिशियल एंगल 60 डिग्री है. तो फाइनल पोटेंशियल जो हो जाएगा -PE cos 120 डिग्री. cos 120 -1/2 होता है, -1/2 रखोगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस में PE/2. यू इनिशियल अगर आप देखो तो cos मतलब 60 डिग्री है, तो -PE cos 60 हो गया, cos 60 1/2 हो गया, तो ये हो गया -PE/2 हो गया, है ना. अब यू फाइनल देखो तो यू फाइनल हम क्या रखेंगे, PE/2 माइनस यू इनिशियल क्या रखेंगे, -PE/2 माइनस माइनस प्लस हो गया आपका PE हो गया. तो आंसर क्या हो गया आपका PE हो गया. ठीक. चलिए नेक्स्ट में बोला है कि ये बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम है, जे चार्ज 3 माइक्रोकूलम, यानी कि आपका मास दिया हुआ है 20 ग्राम, चार्ज दिया हुआ है 3 मिली कूलम. इट मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना. इट मूव्स विद ए वेलोसिटी 20 एंड एंटर्स इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया है 80 न्यूटन पर कूलम इन द सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी ऑफ बॉडी. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में क्यू चार्ज और मास m है उसको उसी वेलोसिटी v से फेंका गया है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. आपको बोला गया बताइए द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन 3 सेकेंड. तो आपको पता है कि जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा QE, और नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेशन, तो एक्सलेशन हो जाएगा QE/m.
एम, और चार्ज यहाँ पे दिया है आपका 3 मिली कूलम यानी 10⁻³ और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया हुआ है तुम्हारा 80 न्यूटन पर कूलम और मास आपका दिया है 20 ग्राम यानी 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इसने इसको उड़ा दिया, जीरो ने जीरो को उड़ा दिया, 2 चौके 8 चार तिया 12, तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इनिशियल स्पीड आपका, अब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया तो हम v बराबर u प्लस ए टी लगा सकते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी 12 हो गया, और टाइम कितना दिया हुआ है 3, तो 12 तिया 36, 36 और 20 46 56, तो ये हो गया 56 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर करंट इन द सर्किट इज, आपको पता है कि ये दोनों देखो सेल देखो आपको सीरीज में है, अगर सेल आपका सेम करंट फ्लो करता है, अगर इसका सेम करंट जो करंट इसमें फ्लो करता है वही करंट इसमें है, ये E1 है ये E2 है, तो नेट ईएमएफ हम लोग लिखते हैं E1 प्लस E2, अगर सेम डायरेक्शन में करंट दोनों सेल फ्लो करा रहा है तो, है ना। जैसे मान लो ये, और अगर एक दूसरे के अपोजिट पोलैरिटी है, जैसे मान लो ये E1 हो गया और ये ऐसा है, तो ये करंट ऐसे फ्लो कराना चाह रहा है और ये ऐसे, और नेट ऐसे फ्लो करेगा अलग बात है, लेकिन दोनों इंडिविजुअल जो है एक दूसरे को अपोज कर रहा है ना। उसी तरह से ये 5 वोल्ट है 2 वोल्ट है, दोनों में करंट तो सेम जा रहा है, लेकिन 5 वोल्ट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में और 2 वोल्ट जा रहा है क्लॉकवाइज में, अपोज कर रहा है, लेकिन दोनों में सेम करंट है, सीरीज कनेक्शन है, तो उस समय माइनस हो जाएगा नेट ईएमएफ, यानी 5 माइनस 2 यानी कि 3 वोल्ट हो जाएगा। तो दोनों मिला करके वोल्टेज कितना हो गया 3 वोल्ट, और सभी रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया 3 2 5 1 6 6 ओम, तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/6 यानी कि 1/2 एम्पियर, यानी आंसर क्या हो गया 1/2 एम्पियर। ठीक, इन द गिवन फिगर इफ बैलेंस पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ आपका दिया हुआ है ये 25 सेंटीमीटर, 100 माइनस एल हो गया आपका 75 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि 100 माइनस एल है। फ्रॉम लेफ्ट एंड द अननोन रेजिस्टेंस आर, ये आपका अननोन रेजिस्टेंस पूछा है कितना होगा, क्या ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, ये आपको अगर रेजिस्टेंस निकालना है आपको तो ये पक्का होगा कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इफ इट शोज नो डिफ्लेक्शन बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है, ये क्या है, ये बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है। बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज में क्या लिख सकते हैं, अगर इसका एल लेंथ है तो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए, और रो बाय ए पूरा मटेरियल के लिए यहाँ से यहाँ तक क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम है, और यूनिफॉर्म वायर है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। तो इस एल लेंथ का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 25 लेंथ है, और इसको के में कुछ रो बाय ए को मैं कांस्टेंट के मान लेता हूँ, तो के इंटू एल 25 के हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 75 के, और जो इसका कंडीशन होता है वो क्या होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो, यानी कि 6 इंटू 75 के इक्वल टू आर इंटू 25 के ने के को उड़ा दिया, 25 दिया 75 हो गया, 6 दिया 18 ओम हो गया, तो आंसर क्या हो गया 18 ओम। ठीक, नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, क्या होगा, तो बात को समझो, पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो ये गैल्वेनोमीटर यहाँ फिर से वही है कि इट शोज नो डिफ्लेक्शन, तो जो भी करंट यहाँ से फ्लो करेगा ये पूरा सर्किट में इस तरह से करेगा। ठीक है, अब ये करंट आई आप निकाल सकते हो, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.2 वोल्ट, है ना, डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, तो इस रास्ते में जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तुम देखो तो इस पूरे वायर का जो ये वायर है उसका रेजिस्टेंस आपको दिया है 8 ओम और ये 2 ओम, तो 8 और 2 सीरीज में हो गया, सेम करंट जा रहा है, ये हो गया 10, ये हो गया करंट। अभी तुम देखो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर में जानते हो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको के से नोट करते हैं वो होता है हमारा इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर में वोल्टेज जितना है ए बी, यानी वोल्टेज अक्रॉस ए बी एंड लेंथ कितना है, तो ए बी के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है, करंट तो हम निकाल ही दिए कितना है, तो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज तुम देखो तो ए बी का रेजिस्टेंस कितना है आपका 8 ओम है, तो हम लिख देंगे 8 ओम इंटू करंट कितना जा रहा है 2.2 डिवाइड बाय 10 जा रहा है। क्लियर है, तो ये हमारा वोल्टेज आ गया, और हमें अब क्या करना है, ये वोल्टेज अक्रॉस ए बी हो गया, उसको यहाँ रख देंगे 8 इंटू 2.2 डिवाइड बाई 10, और लेंथ हमारा ए से बी कितना है, ए से बी लेंथ 8 मीटर है, तो इसने इसको उड़ा दिया, पॉइंट इसको कहाँ गया, ये सॉरी ये 10 हो गया, 8 ने उड़ा दिया, 2.2 डिवाइड बाई 10, ये 0 हो गया, 0.22 वोल्ट पर मीटर आ गया, यानी कि ये हो गया। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस का वायर, है ना, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। चलिए,
इन द गिवन फिगर पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी। देखो ये 10 वोल्ट बैटरी है, ये कितना पावर सप्लाई कर रहा है। तो पावर सप्लाई अगर बैटरी से पूछा है या पावर कंजम्पशन पूछा है, जब भी बात समझो कि जब ये बैटरी है, जब इससे करंट निकलेगा, इससे वोल्टेज भी है, तो पावर याद रखो वी आई होता है, ये पावर सप्लाई कर रहा है। और कंज्यूम का बात होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल में करंट आएगा, वोल्टेज इसका भी है तो पावर कंज्यूम करेगा वी आई, लेकिन यहाँ पे ये पावर कंज्यूम कर रहा है और यहाँ पावर सप्लाई कर रहा है। तो तुम पहले क्या करो, करंट निकाल लो, इसका मतलब करंट निकल जाएंगे, 10 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो कराना चाह रहा है और ये एंड क्लॉकवाइज में, तो नेट करंट दोनों में सेम जाएगा इधर, है ना, दोनों सेम जाएगा तो नेट ईएमएफ सीरीज कनेक्शन है तो कितना हो जाएगा 10 - 4, दैट मीन्स के 6 वोल्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा 6/3 हो जाएगा। ये 3 दूना 6 एम्पियर हो जाएगा। अब ये 10 वोल्ट से कितना करंट जा रहा है 2 एम्पियर, तो पावर जो सप्लाई कर रहा है वो वी आई, वोल्टेज इंटू करंट 10 × 2 यानी कि 20 वाट। खत्म, ठीक है। इसमें देखिए तो 2 कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर ईच हैविंग सेम चार्ज इतना, यानी कि आपका 2 कंडक्टिंग स्फेयर है बच्चा और सेम चार्ज है। तो मान लेते हैं इस पे क्यू चार्ज है, इस पे क्यू चार्ज है, और एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ठीक। बोला है कि आर केप्ट फार अपार्ट, दे आर कनेक्टेड बाय वायर, इस दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया है। तो बोला है फाइंड पोटेंशियल ऑन द स्पेयर्स। तो बात को समझो कि अगर मैं बात करूं जब कनेक्ट नहीं किया गया था, जब कनेक्ट नहीं किया गया तो इस जगह का पोटेंशियल आपको पता है कि अगर इस पर क्यू चार्ज है कंडक्टर पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू बाय इसका रेडियस आर। तो यहाँ का इनिशियल पोटेंशियल था के क्यू बाय 6 और यहाँ का था के क्यू बाय 12। और आपको ये भी पता है कि चार्ज जो फ्लो करता है ना, वो पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से करता है। तो यहाँ पे देखो के क्यू बाय 6 यानी यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है और यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। तो जैसे जैसे चार्ज यहाँ पे घटता जाएगा तो पोटेंशियल भी घटता जाएगा। तो यहाँ पे पहले हाई पोटेंशियल था, पोटेंशियल घटता जाएगा, और यहाँ पे चार्ज आ रहा है तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ये तब तक होगा जब तक चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए। तो हम मान लेते हैं जब सेम पोटेंशियल हो जाएगा तो यहाँ से स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज निकल जाएगा और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज प्रकट हो जाएगा। इस समय जब स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ से निकल गया होगा और वहाँ पे स्मॉल क्यू चला गया होगा तो उस समय यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो गया होगा। तो V1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं के क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाई 6 इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई 12। तो के ने के को उड़ा दिया, 6 × 2 कर दो, इधर चला गया कितना हो गया ये 2Q माइनस 2Q इक्वल टू Q प्लस Q। अब ये कितना आ गया इधर आ जाएगा तो ये Q हो जाएगा, उधर हो जाएगा 3Q, तो स्मॉल Q हो जाएगा हमारा Q/3। अब पोटेंशियल दोनों पे सेम ही है फाइनल पोटेंशियल, तो चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फाइनल चार्ज इस पे इतना है Q माइनस Q, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा Q, स्मॉल Q कितना निकला था Q/3 जब तक पोटेंशियल सेम हुआ था। ये 3 हो गया, ये हो गया हमारा 2Q/3। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारा के 2Q/3 इंटू आर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि इधर 100 कर देंगे, है ना। अगर इसको भी आप सॉल्व करो यहाँ पे तो के का वैल्यू कितना है 9 × 10⁹ है ना, और 2, और चार्ज का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻⁻8 है ना, इंटू 100 डिवाइड बाय 18। तो 9 दूनी 18, 18 कैंसिल आउट हो गया, 3 हो गया इधर, तो 3 इंटू ये हो गया हमारा 9 2 11 और 11 और 8 3, तो 3 × 10 क्यूब, तो यानी कि ये 3000 वोल्ट हो गया, यानी कि 3 kV हो गया, तो हो गया 3 kV। नेक्स्ट बोला है कि 1000 स्मॉल ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज स्मॉल क्यू आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, है ना। मतलब 1000 ड्रॉप है यहाँ पे छोटा छोटा, जिसपे कि स्मॉल क्यू चार्ज है मान लो, और रेडियस मान लो कि स्मॉल आर है, ये सब मिला करके एक बिगर ड्रॉप बनाया। दोनों में वॉल्यूम सेम रहेगा, दोनों जितना वॉल्यूम इस टोटल 1000 का होगा और इसका अकेला होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि डेंसिटी सेम है। तो मास सेम होने से देखो मास इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। दोनों का टोटल मास जितना 1000 का होगा वो अकेला का होगा, मास तो कहीं जाएगा नहीं, मास कंजर्व है। तो डेंसिटी दोनों एक ही मटेरियल का, तो डेंसिटी तो भैया सेम है। तो ये जो वॉल्यूम है डेंसिटी सेम है, मास सेम है, तो वॉल्यूम भी तो सेम ही होगा, क्योंकि मास बाय डेंसिटी, तो वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम भी सेम होगा।
तो मैं क्या करूँगा इससे, पहली बात कि 1000 स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम लिख लेता हूँ, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये एक स्फेयर का हो गया, 1000 है तो इतना। और इसका एक बड़ा सा बना, उसका रेडियस कैपिटल आर है, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इसने इसको उड़ा दिया, तो इसको लिख सकते हैं हम 10 आर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा आर क्यूब। तो यहाँ से हमारा हो गया आर का वैल्यू हो गया 10 स्मॉल आर। पहली बात क्लियर। अब बात को समझो कि अगर ये एक एक स्फेयर होगा, इस पे स्मॉल क्यू चार्ज है छोटा वाला, उस पर पोटेंशियल कितना लिखेंगे, के क्यू बाय स्मॉल आर लिखेंगे। अब हमें बड़ा वाला पे लिखना है, किस पे लिखना है, बड़ा वाला पे लिखना है। तो बड़ा वाला, तो उस पर स्मॉल क्यू चार्ज 1000 क्यू चार्ज जब जुटेगा तो बड़ा वाला पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 1000 स्मॉल क्यू। तो बड़े वाले पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के इंटू 1000 क्यू डिवाइड बाय रेडियस कैपिटल आर। और कैपिटल आर कितना है हमारा, 10 आर है। तो जीरो ने जीरो को उड़ा दिया, तो नया पोटेंशियल क्या हो गया, 100 के क्यू बाई स्मॉल आर। के क्यू बाई स्मॉल आर कितना है, वो छोटा वाला पे जो पोटेंशियल भी था वही है। तो यानी कि ये हो गया 100 टाइम्स ग्रेटर हो गया। उसने क्या बोला, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल बिगर ड्रॉप जो है स्मॉल ड्रॉप के रिस्पेक्ट में कितना जा मतलब होगा, तो 100 टाइम्स होगा। तो समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है कि इन द फिगर शॉन C1 इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड है, C2 इक्वल टू 3 माइक्रोफेराड है, एंड बैटरी 20 वोल्ट है। स्विच S1 इज क्लोज्ड फर्स्ट। तो S1 को पहले क्लोज किया गया है। भैया जब S1 को क्लोज किया जाएगा, ये 6 माइक्रोफेराड है ना, और जब इसको 20 वोल्ट बैटरी से इसको क्लोज कर दिया गया और S2 को ओपन रखा गया, है ना, समझे ना। S1 इज क्लोज, सिर्फ S1 को क्लोज किया गया, ठीक है। तो S1 क्लोज करेंगे तो इस पे जो 6 माइक्रोफेराड के क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा, वो हमारा कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट। और Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी कि 120 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 120 माइक्रोकूलम, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या बोला है, अच्छा से पढ़ो। उसने कहा कि देन S2 इज क्लोज्ड एंड S1 इज ओपन। तो भैया S1 जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको आपको ओपन कर देना है और इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। अब इसको मतलब चार्ज करने के बाद, तो अब कैपेसिटर का क्या हाल हो जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी कि 120 माइक्रोकूलम, है ना, और इस पे आ जाएगा माइनस 120 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको क्या किया गया है कि 3 माइक्रोफेराड के साथ इस चार्ज कैपेसिटर S2 क्लोज करने पे ये इस पे जुड़ गया 3 माइक्रोफेराड के चार्ज कैपेसिटर पे, और ये 20 वोल्ट बैटरी अलग हो गया। अभी तुम देखो तो वोल्टेज कहाँ ज़्यादा है, इस कैपेसिटर में, और यहाँ पे तो जीरो चार्ज है। इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, तो कोई वोल्टेज नहीं है। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज जाएगा भैया, दौड़ेगा। कब तक दौड़ेगा, जब तक कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए। तो मान लेंगे दोनों के क्रॉस फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है, तो V डैश हमारा क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल। तब तक दौड़ेगा चार्ज, बोला ठीक। और कैपेसिटर में ये भी हमको पता है कि चार्ज जो है इस प्लेट से उठ करके इस प्लेट पे चला जाएगा, है ना, और इस प्लेट से उठ करके इस प्लेट में चला जाएगा। इसके बीच में चार्ज तो दौड़ता नहीं है, तो चार्ज यहाँ से यहाँ दौड़ेगा। तो इस दोनों प्लेट पे सिर्फ चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो पहले चार्ज कितना था, इनिशियली 120 प्लस जीरो, अभी बस इससे उठ करके उस पर चला गया, इसमें घट गया उसमें बढ़ गया, तो टोटल तो चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहा इस दोनों प्लेट पे मिला करके, इस दोनों पे, है कि नहीं। तो ये हो गया 120, और फाइनल जो वहाँ पे होगा वो 3, उसका जो इसका ऊपर वाला कैपेसिटर 3 माइक्रोफेराड है, और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V डैश माने हैं, Q इक्वल टू CV। और फाइनल चार्ज इस प्लेट पे कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू CV V डैश 3V डैश, और इस प्लेट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V डैश ही है, और कैपेसिटर कितना है 6, तो 6V डैश। ये फाइनल चार्ज हो जाएगा दोनों प्लेट पे मिला करके, ये वाला, है ना। तो 6 3 9 9V डैश इक्वल टू कितना हो गया 120, और V डैश हमारा कितना हो गया 120/9, तो 3 तिया 9 3 चौके 12, 40/3 वोल्ट हो गया। तो फाइनली चार्ज ऑन द C2 मतलब ये फाइनल चार्ज C2 पे कितना है, तो फाइनल चार्ज C2 पे ये ना 3V डैश 3V डैश, और 3V डैश कितना है हमारा 40/3, 3 ने 3 को खा गया तो 40 वोल्ट आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 40 माइक्रो कूलम आ गया, खत्म। समझ गए। तो इसमें फाइनल चार्ज कितना आ गया 40 माइक्रो कूलम। चलिए
इसने बोला है कि मैंने कैपेसिटर्स मार्क्ड एज 8 माइक्रोफेराड एंड 250 वोल्ट आर गिवन, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कंपोजिट कैपेसिटर्स। यानी कि ये अकेला एक कैपेसिटर जो है, बहुत सारा कैपेसिटर इस तरह का जोड़ा है जिसका कि कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफेराड है और इसके क्रॉस वोल्टेज आपका 250 वोल्ट है। इसी तरह के कैपेसिटर, कितना कैपेसिटर जोड़े, किस तरह से जोड़े कि हमें सी इक्विवेलेंट जो मिल जाए वो 16 माइक्रोफैराड मिल जाए, और जो नेट वोल्टेज हमें सप्लाई करना पड़े वो हमें 1000 वोल्ट करना पड़े। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि भैया इस तरह से कैपेसिटर को जोड़ दिया गया है, एम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऐसे जोड़ दिया गया, एम नंबर ऑफ, ठीक है, मतलब सीरीज में। और फिर इसी तरह से और बहुत सारा फिर इसी तरह से जोड़ दिया गया है एम नंबर ऑफ, और इस तरह से मान लो एन एन लाइंस जोड़ा गया है, एक लाइन, दो लाइन, तीन, फिर पैरेलल में इस तरह से एन लाइन जोड़ दिया गया, ठीक। और फिर इसको एक कनेक्ट कर दिया गया है, मतलब एक मान लो कि यहाँ पे बोला गया टोटल को सप्लाई दिया गया है वोल्टेज कितना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1000, ठीक है, बोला हाँ। अब तुम्हें बताओ कि इसका सी सबका सी कैपेसिटेंस है और सबके क्रॉस वोल्टेज मान लो भी है, मतलब वही है 250 वोल्ट है। अगर मैं इसमें केवीएल ले लूँ बच्चा, इधर इधर केवीएल ले लूँ इसमें, तो हर एक कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट, इसके क्रॉस भी कितना है 250 वोल्ट। अब केवीएल लेंगे तो जितना पोटेंशियल इस पे सब में जुड़ करके 1000 होना चाहिए नहीं केवीएल के अकॉर्डिंग। ये 250 500 हो गया, फिर 750 हो गया, फिर 1000, तो चार ही कैपेसिटर में इधर रख सकते हैं ताकि हम जब केवीएल लगाएं तो वो 1000 वोल्ट के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब एम जो है वो कितना नंबर ऑफ कैपेसिटर हो गया, 4, मतलब 4 नंबर ऑफ कैपेसिटर हम सीरीज में लगा सकते हैं। क्लियर। दूसरी बात, हमें सी इक्विवेलेंट, ये 4 हो गया, ये तो समझ में आ गया, एम आ गया, वो बाद में कर लेंगे। अगर ये देखो, अगर ये एम नंबर ऑफ कैपेसिटर हम सीरीज में कनेक्ट किए हैं सेम कैपेसिटेंस, तो उसका सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी बाय एम। और इसी तरह से सी बाय एम हम एन नंबर ऑफ इस तरह से कैपेसिटर पैरेलल में लगाए हैं, तो पैरेलल में ऐड करते हैं, तो सी बाय एम कितना टाइम्स ऐड करेंगे हम, एन टाइम्स, तो कितना हो जाएगा सी एन डिवाइड बाय एम। और सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना दिया है 16, और एम का वैल्यू कितना आ गया 4, है ना। और एन यहाँ से आ गया, ये 4 आ गया, ये यहाँ पे कितना है एन है, तो एम का वैल्यू यहाँ से 4 आएगा, तो ये 16 चौके कितना हो गया 64। और कैपेसिटेंस का वैल्यू सी कितना दिया 8, तो ये हो गया 8 इंटू 2 8 दूनी 16, और एन का वैल्यू गया 4 दूनी 8। तो इधर 4 और नीचे 8 नंबर ऑफ लाइन जाएगा, तो 8 चौके 32, यानी कितना कैपेसिटर हमें चाहिए 32 हो गया, ठीक। नेक्स्ट में है कि देखो बच्चा, ए बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स ए वुडन ब्लॉक अप टू 10 सेंटीमीटर। यानी एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, एक बुलेट है आपका जिसका कि मास है आपका 2 ग्राम, और वो ट्रेवलिंग कर रहा है हमारा 100 मीटर पर सेकेंड से, और वो 10 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर गया। द एवरेज फोर्स अप्लाइड, तो फोर्स आपको पता है कि मास इंटू एक्सलेशन होता है, जैसे इसके अंदर घुसेगा ये भी जीरो है, यू आपका ये है, तो एक्सलेशन निकाल लेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, फाइनल जीरो हो गया, यू स्क्वायर हमारा 100 स्क्वायर है माइनस 2a, और डिस्प्लेसमेंट 10 बाय इतना मीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो ये कितना हो गया हमारा, जीरो ने जीरो को उड़ा दिया, ये आ गया 2a बाय 10 इक्वल टू 100 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये हो गया यहाँ से कट गया, ये आ गया 50, तो ए हमारा आ गया यहाँ से 50 इंटू 100 इंटू 10, तो ये हो गया 5 10 क्यूब 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स हमारा कितना हो गया, मास कितना दिया है 2 ग्राम, यानी कितना किलोग्राम, इंटू एक्सेलरेशन कितना है 5 इंटू 10 पावर 4, ये 3 और ये 3 ने उड़ा दिया, तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10 इंटू 10 यानी कि 100 न्यूटन। तो आंसर कितना हो गया 100 न्यूटन, है ना, रेजिस्टिव फोर्स। नेक्स्ट, तो देखो बच्चा, इसमें क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, तो इसमें क्या है, किस तरह का एबीडी बना हुआ है कि ये आपका कितना है 10 kg, इधर फोर्स लग रहा है कितना 20 न्यूटन, और ये आपका स्ट्रिंग है, और ये आपका कितना है 20 kg है, और इधर लग रहा है आपका 100 न्यूटन, और नीचे स्मूथ सरफेस है। तो 100 न्यूटन इधर इसको खींच रहा है और 20 न्यूटन इसको इधर धक्का दे रहा है, तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक सिस्टम मान लेते हैं दोनों को एक ही एक्सेलेरेशन से चलेगा, ए एक्सेलेरेशन से,
क्योंकि इस पे नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में वो कितना लग रहा है 100 प्लस 20 यानी कि 120 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 120 बाय 20 10 30 यानी कि 3 चौके 12 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं अब किसी का एफबीडी बना लूँ, मान लो एक बॉडी, टेंशन तो पूरे स्ट्रिंग में सेम होगा क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है। तो इस 10 केजी पे देखो तो टेंशन किधर लगेगा, इधर खींचेगा, और 120 किधर, सॉरी 20 न्यूटन किधर लग रहा है इधर, और एक्सलेशन ए इधर है। तो टेंशन प्लस 20 इक्वल टू 10 इंटू ए हमारा 4 है ना, 10 चौके 40, और टेंशन आ गया मेरा 40 माइनस 20 यानी कि 20, तो आंसर हो गया 20। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 19, है ना। 19 19 में क्या है, ए मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम, ए मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम लाइंग ऑन आइस। मतलब मान लो आइस पे एक मार्बल ब्लॉक है जिसका कि रखा हुआ है 2 किलोग्राम का, है ना। व्हेन गिवन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। बोला कि व्हेन ए मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम लाइंग ऑन आइस व्हेन गिवन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, यानी ये 6 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, इज स्टॉप्ड बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। अब आगे मान लो ये रखा गया है आइस पे, लेकिन आगे जो है फ्रिक्शन है और वो रोक दिया गया उसको, वेलोसिटी इक्वल टू 0, है ना, बाय फ्रिक्शन, और टाइम कितना लगा इसको 10 सेकेंड। अब तुम खुद सोचो, जब ये इनिशियल वेलोसिटी बच्चा 6 मीटर पर सेकेंड इसको दिया गया, फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, रोक दिया गया, और टाइम यहाँ पे 0, और लगा फ्रिक्शन आगे, है ना। तो फ्रिक्शन जब रफ सरफेस पे आया होगा तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक, इस पे नेट फोर्स जो लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है, और वो लग रहा है म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल। और म्यू और नॉर्मल आपका क्या है, ये नॉर्मल नीचे एम जी, तो नॉर्मल आपका क्या हो गया एम जी, जो कि हो गया 2 इंटू जी, यानी कि इतना हो गया। अच्छा, इसका रिटार्डेशन हो रहा होगा क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है और नेट फोर्स इस पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। तो इसको नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेशन 2 इंटू ए, और 2 ने 2 को काट दिया, और एक्सेशन कितना आ गया हमारा 10 म्यू आ गया। बात समझ गए। अब देखो तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो v बराबर हम क्या u प्लस 80 लिख सकते हैं। v बराबर आपका 0 हो गया, u आपका 6 था, रिटार्डेशन हो रहा है नीचे पीछे है, तो पीछे डायरेक्शन में नेगेटिव ले लेते हैं, तो 10 म्यू हो गया, इंटू टाइम भी दिया हुआ इसने 10 सेकेंड, तो कितना हो गया 6 डिवाइड 6 इक्वल टू 100 म्यू, तो म्यू इक्वल टू हो गया 0.06, तो आंसर क्या हो गया 0.06। ठीक, अब देखते हैं तुम्हारा 20 में क्या है बच्चा, सुनो। 20 में इस तरह का दिया है कि द रेशियो ऑफ T1 एंड T2 क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ का एक बार एफबीडी बनाओ, फिर एक बार यहाँ का। तो वेट का जब आप बनाओगे तो यहाँ पे आपका T1 इधर लग रहा है, इसका वेट यानी कि W इधर लग रहा है, वेट इक्वल टू mg यानी कि वेट लग रहा है, तो यहाँ से आप T1 को W बराबर मान सकते हो। ठीक है, अब P पॉइंट पे अगर आप देखो आप, तो P पॉइंट पे नीचे लग रहा है आपको टेंशन T1, और इसको T1 टेंशन हमेशा क्या करता है, पुल करता है पॉइंट को, तो ये पुल कर रहा है T1 से नीचे, और इधर कर रहा है T2 से, और इधर कर रहा है आपका T3 से। और यहाँ से तुम गौर करो बच्चा, ऐसे करके एक लाइन खींचो, ऐसे खींचो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये अगर 30 है तो क्या ये एंगल 30 है, मतलब ये एंगल 30 है डिग्री है कि नहीं। अगर आप देखो तो T1 आपका किसके बराबर है, वेट के बराबर है। अब इस T3 को अगर आप देखो तो इधर T3 कॉस 30 डिग्री, और ऊपर चला जाएगा T3 साइन 30 डिग्री। सब कुछ बैलेंस है, तो हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ नेट फोर्स 0 है, एक्स और वाई सब एक्सिस में चल थोड़ी रहा है वो, तो यहाँ से हम लिखेंगे T2 इक्वल टू T3 कॉस 30, और ये लिखेंगे W इक्वल टू T1 इक्वल टू, मतलब W इक्वल टू T3 साइन 30। हमसे पूछा है T1 बाई T2, T1 बाई T2, तो T1 तो ये रहा, हमें निकालना क्या है T2 निकालना है हमको, तब ना T1 बाई T2 आएगा। अगर इस दोनों इक्वेशन को मैं अगर डिवाइड कर दूं तो T3 खत्म हो जाएगा, T3 का कोई काम ही नहीं रहेगा, तो T2 बाय W कर देंगे, cos 30 बाय साइन 30 कितना हो जाएगा cot 30,
और टेन 30 होता है 1/√3, ये हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो T2 हमारा क्या हो जाएगा, √3W हो जाएगा। पूछा क्या गया है आपका T1/T2, T1 है हमारा W और T2 है हमारा √3W, W कट जाएगा 1/√3, तो आंसर क्या हो गया 1/√3। चलिए अब आते हैं 21, है ना। तो 21 में क्या है पढ़ते हैं। ए 60 किलोग्राम मंकी है क्लाइम्स ऑन ए रोप विच कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 900 न्यूटन। मतलब एक रोप है, मंकी है, वो क्लाइम मतलब ऊपर चढ़ रहा है और ये 60 किलोग्राम का है। कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन, जब ऊपर चढ़ रहा है तो तुम मंकी का एफबीडी बनाओ तो ऊपर लग रहा है टेंशन और नीचे लग रहा है इसका वेट और एक्सलेशन है ऊपर, ठीक है। दैट केस इन विच रोप विल ब्रेक इफ द मंकी। अब देखो इसमें क्या क्या बोला है कि कब जो है, द केस इन विच रोप विल ब्रेक, यानी कि रस्सी टूट जाएगा, ठीक है। और ये टेंशन जो दिया है वो एक्चुअल में बच्चा मैक्सिमम टेंशन दिया हुआ है, ठीक है। द मैक्सिमम टेंशन आपको कितना दिया है, टेंशन मैक्सिमम दिया है आपका 900 न्यूटन। आज समझ में आ गया। पहला अच्छा से पढ़िए, क्लाइम्स अप विथ एक्सेलेरेशन 6 मीटर स्क्वायर। बोल रहा है अगर ये 6 मीटर पर सेकेंड, तो हम मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ही निकाल लेते हैं ना सबसे पहले कि कितना होगा, तो सब कुछ अपने आप निकल जाएगा। तो बात समझो कि ऊपर क्या लिखेंगे, T-mg, नेट फोर्स लिख दिए ये मैंने। मंकी पे नेट फोर्स किधर होगा, रस्सी स्ट्रिंग को, जो मंकी है रस्सी को नीचे खींचेगा, है कि नहीं। तो टेंशन जो उस पर जो लगेगा मंकी पे वो ऊपर लगेगा, उसी वजह से वो ऊपर चल रहा है। तो T-mg उसका वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, ठीक। टेंशन यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम रख दूंगा तो एक्सेलेरेशन भी मैक्सिमम आ जाएगा, mg तो कांस्टेंट है, तो मैं टेंशन यहाँ मैक्सिमम रख देता हूँ 900 न्यूटन, और mg जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 600 न्यूटन, है ना। दैट इज इक्वल टू मास कितना है आपका 60 इंटू ए, तो ये कितना हो गया आपका 300 इक्वल टू 0 को चला गया 56 तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम है जो कि हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इससे ज़्यादा गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग टेंशन आपका 900 है, अगर इससे एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया तो 900 वाला ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, टूट जाएगा। तो पहला बोला क्लाइम्स विथ एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसने बोला था केस इन विच रोप विल ब्रेक इफ द मंकी, ये करेगा, यानी कि ये सही है क्लाइम्स, है ना। पहला ही ऑप्शन आपका सही है 21 और 22। क्लियर है। 22 में क्या कर रहा है देखिए, ठीक है। 22 में बात समझ में आ गया कि नहीं समझे। ट्वेंटी वन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 22 में चलते हैं। देखो 22 में क्या है कि मान लो यहाँ पे बच्चा ब्लॉक है, ये आपका 3 kg है, इस पे फोर्स F लगा, और ये आपका 2 kg है, और यहाँ का म्यू का वैल्यू 0.2 है। बोला है कि इफ F इक्वल टू 5 न्यूटन, मतलब 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, फ्रिक्शन बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स। तो पहली बात समझो, इस तरह का प्रॉब्लम जिसमें कि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक हो, तुम क्या करो ना, सबसे पहले जब ये नीचे स्मूथ सरफेस है तो हमेशा मान लो कि ना दोनों एक साथ चल रहा है। मैं बताता हूँ कैसे करना है इस तरह का प्रॉब्लम। दोनों मान लो एक साथ चल रहा है, अगर एक साथ चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा, F बाय टोटल मास 6, ठीक है ना। अभी इसको F छोड़ो, अभी F ही मान के चलो, F बाय 6 आएगा अगर दोनों साथ साथ चलेगा तो, ठीक है। अच्छा, अगर साथ साथ चलेगा तो हमें पता है कि ये 2 kg और 3 kg के बीच जो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, ये बीच में यहाँ पे, वो स्टैटिक होगा क्योंकि स्लाइड नहीं करेगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो अगर स्लाइड नहीं करेगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो कौन सा फ्रिक्शन होगा इसके बीच में, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अच्छा, स्टैटिक होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मान लो 2 kg है, तो जब इस नीचे वाले पे फोर्स में आगे लगा रहा हूँ तो 2 kg नीचे वाले पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, पीछे। तो तीन एक्शन और रिएक्शन करेगा, तो 3 kg 2 kg पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, आगे। अब इसको म्यू इंटू नॉर्मल नहीं कर सकते क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है, तो मैं FR मान लिया, ठीक है। हमें नहीं पता इसका वैल्यू कितना है, लेकिन ये मैं जानता हूँ दोनों एक साथ माना हूँ, तो ये A एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो फ्रिक्शन हमारा कितना हो गया, मास यानी 2 इंटू एक्सेलरेशन हो गया F बाई 6 यानी कि 2 6 यानी कि F बाई 3 न्यूटन हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द 2 kg ब्लॉक, ऑन द 2 kg ब्लॉक। बोला ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया।
लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर वो स्टैटिक अगर वो एक साथ चलेगा अगर दोनों बॉडी एक साथ चलेगा तो जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो लिमिटिंग से कम होना चाहिए, यानी कि म्यू इंटू नॉर्मल से कम होना चाहिए। ये पता है हमको। तो म्यू इंटू नॉर्मल, वहाँ पे म्यू कितना है हमारा 0.2 और नॉर्मल हमारा कितना है 20। तो फ्रिक्शन हमारा यहाँ से कितना आ गया देखना बच्चा, फ्रिक्शन आ गया हमारा, सॉरी ये एफ है ना, हाँ फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन हमारा आ गया 0.2 टू नॉर्मल। अच्छा फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे कितना है F/3, तो ये यहाँ से कितना आ गया F/3 इज लेस देन, ये हमारा पॉइंट पॉइंट कट गया 4 न्यूटन, और इधर चला गया F का वैल्यू कितना हो गया 4×12 यानी 12 न्यूटन, यानी कि फोर्स जो लगना चाहिए बाहर से वो 12 न्यूटन से कम लगना चाहिए। लेकिन लग कितना रहा है यहाँ पे 5 न्यूटन। अच्छा 12 न्यूटन से क्या 5 न्यूटन कम है, हाँ इसका मतलब दोनों कैसे चलेगा साथ साथ चलेगा। दोनों के बीच कैसा फ्रिक्शन होगा स्टैटिक। अगर 12 न्यूटन से ज़्यादा लग जाता है हम बोलते हैं काइनेटिक, दोनों दोनों के बीच काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और दोनों अलग अलग एक्सेलेरेशन से चलेगा। बात समझ में आया। लेकिन ये दोनों एक साथ चल रहा है, इसका मतलब तो कितना फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन लग रहा है। तो अब हम एक साथ चल रहा है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, 5/3 × 5 एक्सेलेरेशन कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर पे लग रहा है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा Fr इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू ए, और ये कितना है इतना 2 न्यूटन। आंसर कितना हो गया 2 न्यूटन। खत्म। मैंने तुम्हें पूरा इसका मेथड बता दिया। अगर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक हो तो इस तरह का क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब हम, इसने बोला है कि स्पीड ऑफ टू पार्टिकल्स आर 3u एंड 5u एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट। ठीक है, मतलब किसी इंस्टेंट पे बोला गया है कि इसका स्पीड 3u है और किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट पे इसका स्पीड 5u है। ठीक, the ratio of the respective displacements at which both the ratio of the respective displacements at which both stopped in same time interval। किसी इंस्टेंट पे बोला कि ऐसा दिया हुआ है कि ये टू पार्टिकल्स है, एक 3u है और एक 5u है। बोला कि द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट स्टॉप इन सेम टाइम, मतलब जितना टाइम में ये स्टॉप हो जाएगा वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, उतना टाइम में इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कि डिस्प्लेसमेंट जिसमें टाइम भी आ जाए। अब बात समझो, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, टाइम ये है, यू ये है, तो हमें पता है कि v बराबर 0 u+at करेंगे, है ना। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन निकल जाएगा, मतलब पहला इक्वेशन से मान लो v बराबर 0 है, u हमारा 3u है माइनस a1 इंटू टाइम, सेम टाइम बोला गया है, तो a1 हमारा आ गया यहाँ पे 3u/t आ गया। इसी तरह से a2 हम लिख सकते हैं 5u/t लिख सकते हैं, a1 a2 आ गया यहाँ से। ठीक, उसने बोला है क्या कि द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो यूटी माइनस हाफ एट स्क्वायर, यू कितना है हमारा 3u और टाइम हमारा t है माइनस हाफ ए का जगह पे हम ये लिख सकते हैं 3u/t। ठीक है, तो यहाँ पे S1 कितना हो जाएगा 3ut माइनस हाफ ए, है ना, और यहाँ टाइम हमारा है t²। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 3ut माइनस, टी ने टी को उड़ा दिया, 3ut/2 ये हो गया। तो ये 3 - 3/2 कितना हो जाएगा, ये 2 दूतिया 6 6 - 3 3 3ut है ना, हो गया ना 1 - 1 3/2। ठीक है, 3ut/2 हो गया। अच्छा ये वाला कितना हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ut, यानी कि आपका हो गया 5u इंटू टी माइनस हाफ एक्सेशन हो गया मेरा 5u/t इंटू t², ये कट गया, ये 5ut हो गया, कितना हो गया 10 - 5 5ut/2 हो गया। अब यहाँ से S1/S2 करेंगे तो ut/2 कट गया और ये 3/5 हो गया। आंसर तो आंसर क्या हो गया ये आपका 3/5। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट 24 में देखो तो क्या है कि ये बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए राइफल एट ए डिस्टेंट टारगेट इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ए बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, बुलेट को हॉरिजॉन्टली फायर्ड किया गया ऐसे। बोले हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है और ये हमारा वर्टिकल एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब आपको पता है जब आप ऐसे करके करोगे तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन लेगा, ऑब्वियस है।
है ना। जब इसको ऐसे करके हॉरिजॉन्टली इसको अगर ये करोगे तो इस पे mg फोर्स किधर लगेगा, नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स है नहीं, तो बस इस पे एक्सेलरेशन आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो फिक्स है, बट एक्स एक्सिस में आपका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये हो गया 0 और 10, तो ऑप्शन कौन हो गया, 3 हो गया। ठीक है, आ जाइए 25, तो 24 हो गया आपका। तो 20 कितना हो गया, 24 हो गया आपका 25। ठीक है, तो 25 में क्या पढ़िए, ए पार्टिकल मूव्स along the parabola path y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब पार्टिकल मूव्स along द parabola इस पाथ को फॉलो कर रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि इस तरह के पाथ को फॉलो कर रहा है। फिर बोला है कि एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी अलोंग एक्स यानी कि वी एक्स, ये आपका वी एक्स जो है आपका, ये आपका कांस्टेंट है। वी एक्स आपका क्या है, कांस्टेंट है, रिमेन्स कांस्टेंट इक्वल टू सी, यानी कि मैं वी एक्स को मान सकता हूँ कांस्टेंट सी। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज क्या होगा, तो बात को समझो, अगर ये वी एक्स है बच्चा, क्या है ये वी एक्स, तो वी एक्स है, तो अगर मैं वी एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना है हमारा सी है, तो क्या मैं एक्स, इस पे एक्सेलरेशन दो तरह का निकाल सकते हैं हम, एक बार एक्स में और दूसरा वाई में, देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है। अब ये वी एक्स अगर हम करते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम लिख सकते हैं v डी वी बाय डी एक्स, और वी एक्स यानी ये वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस सब हम कर रहे हैं। तो वी एक्स हमारा कितना है, c है ये, और ये डी, ये कांस्टेंट है, तो कितना हो गया 0, अरे ये 0 आ गया, मतलब वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ही नहीं। बात समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया। हमें तो वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस चाहिए, बोला हाँ। अब क्या करें हम, अब देखो अब तरीका क्या है समझो, वी एक्स दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस में है तो दैट इज इक्वल टू सी। क्या हम इसको ऐसे डी एक्स इक्वल टू सी डी टी लिख सकते हैं, बोला हाँ। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, हाँ, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, सी टी हो गया, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, सी टी हो गया। तो क्या यहाँ एक्स का वैल्यू सी टी रख दें यहाँ पे, वाई इक्वल टू सी टी, क्योंकि टाइम तो वही है, सेम टाइम तो टी टाइम लगा मान लो, तो एक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं, सी टी, तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर, बोला हाँ। अब इससे क्या होगा, डी वाई बाई डी टी अगर हम कर देते हैं बच्चा, वो आ जाएगा वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस, दिस इज वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस आ जाएगा, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये हो गया 2t। ठीक, फिर ये हो गया हमारा वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये सी स्क्वायर इंटू टू कॉन्स्टेंट हो गया, तो 2c स्क्वायर, और टाइम का डिफ्रेंशिएशन 1, डी टी बाई डी टी 1 हो गया, कितना हो गया 2c स्क्वायर, और एक्स एक्सिस में 0 है, तो क्या हो गया 2c स्क्वायर जे कैप, तो 2c स्क्वायर जे कैप हो गया। और समझ में आया, एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सलेशन नहीं है। चलिए 26, a ball is projected up with 20 meter per second at 30 degree to the horizontal, तो बॉल इज प्रोजेक्टेड अप विथ 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना करके एक बॉल को फेंका गया है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अप विथ 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 40 मीटर। अच्छा, यहाँ से है ना, 40 मीटर जो है टावर है, यहाँ से बॉल को फेंका गया है। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड अप विथ 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यानी ऐसे। ये आपका एंगल कितना है, 30 डिग्री। डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर वेयर द बॉल विल हिट, मतलब ऐसा गिरेगा, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे गिरेगा। तो कुछ मत करो बच्चा, इसमें क्या करो, इसमें इधर ले लो 20 cos 30, इधर क्या करो प्रोजेक्टाइल मोशन में 20 sin 30। ओके, अब बात को समझो कि एक्स एक्सिस में कोई एक्सलेशन नहीं है, ए एक्स 0 है। ठीक है, वाई एक्सिस में एक्सलेशन आपका -g है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन लगाओ, तो ये इनिशियल है, ये आपका फाइनल है, तो इनिशियल टू फाइनल वाई एक्सिस में कितना चला, -40 मीटर, और यू वाई यानी कि ऊपर, यानी 20 sin 30, मतलब कितना हो गया sin 30 1/2 यानी कि 10, तो ऊपर कितना है 10 इंटू टी माइनस हाफ, और जी हमारा 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 पंचे 10 5, तो कितना हो गया ये
-40 इक्वल टू 10t, और ये कितना हो गया -5t² हो गया। इसको इधर लेके आ जाओ तो कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 8। इसको इधर लेके आ जाओ तो t² -2t - 8 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको तुम ये करो तो t² माइनस ये हो जाएगा 40, स्प्लिट करो तो -40 + 2t, है ना, -8, तो -40 + -2t हो गया ये। अब इसको करोगे सॉल्व तो क्या आएगा t-4 + 2t - 8, तो यहाँ से टाइम t+2 आ गया, t-4 हो गया, तो t+2 में कोई वैल्यू तो आएगा नहीं, तो आंसर क्या हो गया t इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड में ये यहाँ पे गिर जाएगा, यहाँ पे 4 सेकेंड में गिर जाएगा। तो टाइम कितना लगा इसको यहाँ गिरने में 4 सेकेंड। तुमको तो रेंज निकालना है कितना जाएगा, तो रेंज निकालने के लिए हमको हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितना, स्पीड कितना है 20 cos 30, मतलब आपका हो गया √3/2, और टाइम s/ut करेंगे, टाइम कितना हो गया 4, तो 2 दूनी 4, 20 दूना 40, यानी कि 40√3। एक्सलेशन नहीं है ना, तो सिर्फ s/ut लगाएंगे, है ना, s/ut लगा देंगे एक्स एक्सिस में, तो कितना आ गया 40√3, तो आंसर हो गया 40√3। चलिए 27 में अगर आप देखिए तो लिखा है कि ये पार्टिकल ए moves with a velocity 4j cap and another particle B moves with a velocity 3i cap, then velocity of A with respect to B. तो velocity of A moves with velocity 4j cap, another particle velocity of B जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3i cap, velocity of A B बोला हुआ है, तो velocity of A with respect to B तो डायरेक्ट है ना, velocity of A minus velocity of B, velocity of A कितना है 4j cap minus 3i cap, तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया ये 28। 28 में बच्चा देखो तो दिया हुआ है ए स्विमर्स स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 16 km/h, है ना। एक स्विमर है जिसका कि स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, अब यहाँ पे समझो कि स्विमर है ना, स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 16 km/h, स्विमर्स स्पीड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 8 km/h, देन द स्विमर्स स्पीड इन स्टिल वाटर, है ना, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बोला हुआ है, ये बोला हुआ है ना। अभी आपको पहले बात को समझो कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो है आप क्या लिखते हो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर लिखोगे, बोला हाँ सर। अब वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर लिखोगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो। अही बात समझो बच्चा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर जब बोला गया है कि उसने कहा कि इन द डायरेक्शन, यानी कि जब स्विमर जो है रिवर यानी वाटर जिधर फ्लो कर रहा था उधर करने से, तो ये दोनों ऐड हो रहा था, तो नेट वेलोसिटी जो स्विमर का था यानी कि vs जो था वो दिया हुआ था आपका कितना 16, और ये दोनों ऐड हो रहा होगा, यहाँ पे देखो गौर करके देखो, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस, है ना, वेलोसिटी ऑफ वाटर हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 16 आ जाएगा। अब बात मानो, अगर मान लो कि बच्चा अब ये इसके अगेंस्ट में तैरेगा, तो अगेंस्ट में तैरेगा ऐसे करके, तो वो बोल रहा है कि वो 8 दिया हुआ है क्वेश्चन में 8 km/h, और स्टिल वाटर जब होता तो मान लो ये वाटर स्टिल होता तो स्विमर किधर चलता है, ऐसे ऐसे चलता VSW, और नेट वाटर तो इधर चलता है ना, तो माइनस हो जाएगा ये, है ना। तो दोनों को ऐड करो, ये खत्म हो गया 16 4 20 4 24, और ये दोनों ऐड हो गया तो 2 VSW हो गया, ये हो गया 12, तो VSW कितना हो गया 12 km/h, 12 km/h हो गया 28। चलिए 28 हो गया। देखो 29 नंबर में क्या कहता है कि शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू वेस्ट एट 40 km/h, यानी कि एक जो शिप है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है 40 km/h, अनदर शिप हेडिंग 37 डिग्री, अनदर शिप जो है वो 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ये हमारा वेस्ट है ये हमारा साउथ है, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ के साथ एंगल 37 डिग्री है, और इसको मान लेते हैं कि V2 स्पीड से जा रहा है, वेस्ट ऑफ साउथ ऑलवेज एपियर ड्यू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट शिप, यानी कि पहला वाला जो शिप है ये जो कि वेस्ट की तरफ जा रहा है
ये देखो है तो ये इधर हेडिंग इधर किया हुआ है सेकंड शिप, और फर्स्ट शिप ऐसा है, लेकिन फर्स्ट वाले को सेकंड शिप लग रहा है कि वो ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, बात समझे। देन द स्पीड ऑफ द सेकंड शिप क्या होगा, तो आपको पता है कि यहाँ से हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वन। वेलोसिटी ऑफ टू हम भी मान लेते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा, इस भी का कंपोनेंट अगर तोड़ो इधर टूटेगा और इधर टूटेगा, तो इधर कितना हो जाएगा हमारा भी cos 37 हो गया हमारा 4/5, और ये हो गया v sin 37 ये हो गया 3/5। तो हमारा क्या देखो अगर बच्चा, तो कि v2 वेक्टर को अगर आप लिखो बच्चा, तो v2 वेक्टर को आप लिख सकते हो 4/5 माइनस में 4/5 जे कैप माइनस 3/5 आई कैप, ऐसे लिख सकते हैं। अब v2 को यहाँ पे लिख लो -4/5 जे कैप माइनस 3/5 आई कैप, और सॉरी यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्लियर है, बोला हाँ। माइनस v1 वेक्टर इधर है वेस्ट के डायरेक्शन में, यानी कि -40 और माइनस आई कैप, तो ऐसा हो गया। अब आई कैप को साथ एक साथ रखो तो -4/5 भी जे कैप है ना, और ये मतलब माइनस जे कैप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं आई कैप को एक साथ रख सकते हैं, यानी प्लस इसको अलग ऐसे कर रख सकते हैं 3/5 भी है ना, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस ये हो गया मेरा माइनस आई कैप, और ये हो गया माइनस 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 प्लस, तो प्लस 40 आई कैप, ऐसा हो गया। आई कैप को आप बाहर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ो अच्छे से, क्या बोला, बोला कि ये जो वेलोसिटी ऑफ टू है, यानी कि ये है वन के रिस्पेक्ट में, वन के रिस्पेक्ट यानी ये वाला वेलोसिटी v21 जो है, यानी कि v21 वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो इधर होना चाहिए, मतलब आपका दिखना चाहिए साउथ डायरेक्शन में। बोला अच्छा साउथ डायरेक्शन में दिखना चाहिए, मतलब क्या, माइनस जे कैप के डायरेक्शन में दिखना चाहिए, यानी कि आई कंपोनेंट को बच्चा जीरो होना पड़ेगा, तभी तो इधर हो पाएगा, नहीं तो कहाँ से हो पाएगा। आई कंपोनेंट्स का मतलब जीरो है ना, यानी एक्स कंपोनेंट जीरो है, इसको जीरो कर दो और क्या, यही तो v21 है। इसको क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे हम 3/5 भी इक्वल टू 40, इसको जीरो कर देंगे टोटल, तो ये रहेगा सॉल्व करके, तो कितना आ जाएगा, v आ जाएगा हमारा 5 चौके 20 200/3, तो आंसर क्या हो गया 200/3 हो गया, ठीक है। चलिए अब हमारा है 29 हो गया मेरा, और अब है हमारा 30। तो 30 क्या है कि इफ़ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, द लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड टाइम इज 10 सेकेंड, व्हाट विल द यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट क्या होगा। तो फोर्स का यूनिट आपको बोला गया है, लेंथ का यूनिट बोला है, मतलब आपको मास को पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा फोर्स, और फिर वही बात, तो कि इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे हम फोर्स, मान लेते हैं पावर ए, लेंथ पावर बी, और टाइम पावर सी। पहले इसके फॉर्म में हम एक फॉर्मूला बना सकेंगे डायमेंशनली, तभी तो हम उसको रख पाएंगे। बोला हाँ, तो मास ही है। बोला हाँ, फोर्स हमारा क्या है, mlt माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, mlt माइनस 2 पावर ए, लेंथ पे पावर बी, टाइम पे पावर सी। बोला ठीक। अब इसको देखो तो क्या करेंगे, m टू द पावर ए, l टू द पावर यहाँ से हो गया हमारा a, और यहाँ b, तो a प्लस b हो गया, है ना। टाइम पे पावर देखो तो -2a, और यहाँ टाइम पे पावर c, तो प्लस c, और यहाँ m पे पावर 1। बोला ठीक। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे l पावर 0, t पे पावर 0 है, कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, l पे पावर 0 है तो 0 इक्वल टू a प्लस b, तो एक वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे तो b इक्वल टू हमारा -1 आ जाएगा, -2a प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ से टाइम पे, तो a का वैल्यू 1 है तो -2 हो गया, प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू हो गया 2। तो मास का फॉर्मूला निकल के आया हमारा F, और L पे पावर कितना आ गया हमारा -1, और टाइम पे पावर कितना आ गया हमारा c²। ठीक। अब पूछा गया बताइए मास का क्या होगा, तो मास फोर्स का यूनिट क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन,
ठीक। उसके बाद लेंथ का यूनिट देखो, डिवाइड बाय लेंथ करेंगे तो लेंथ हमारा कितना है 1 किलोमीटर, टाइम स्क्वायर कितना करेंगे 100 सेकेंड स्क्वायर, 10 दिए 100 कर देंगे। अब किलो ने किलो को उड़ा दिया तो न्यूटन हो गया एसआई यूनिट, मीटर भी हो गया एसआई यूनिट, और सेकेंड भी हो गया एसआई यूनिट। बचा क्या 100, टोटल में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बचा 100। अब ये सब एसआई यूनिट में है तो ये क्या आ जाएगा 100 किलोग्राम। तो आंसर क्या हो गया हमारा 100 किलोग्राम हो गया। क्लियर है। चलिए तो 31 में क्या है हमारा, इस साइड ऑफ क्यूब इज मेजर टू बी इतना, तो क्यूब का साइड आपका कितना है 6.372। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 4, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 इसमें, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 है, तो रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए 4। जब उसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 243.6। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो कौन सा आंसर हो गया 243.6, क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बोला है कि तो इसमें क्या है कि द वैल्यू ऑफ पूछा है इतना इतना, तो मतलब -3 में करना है, तो क्या आ जाएगा ये हमारा 4.2 इंटू 10⁻³ माइनस 5.4 इंटू 10⁻⁴। अब ये आंसर -3 में है तो इसको -3 में कन्वर्ट करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से डिवाइड कर दिए, तो ये बन गया आपका 5.4, ये मल्टीप्लाई होकर के आ गया आपका 10⁻³ और डिवाइड बाई 10, तो कितना हो गया ये माइनस, ये पॉइंट हटा दिया गया 0.54 इंटू 10⁻³ और ये हो गया 4.2 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कॉमन ले लेंगे तो ये डायरेक्ट हो गया कितना 4.2, ये आ गया आपका 4.2 माइनस 0.54, ये हो गया आपका 3.66 इंटू 10⁻³ बात समझे। अब यहाँ पे आपका आंसर कौन सा है 3.6, यानी कि यहाँ पे बात करो तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2, यहाँ पे कितना है 3, लेकिन होना कितना चाहिए अगर सिग्निफिकेंट फिगर को माने तो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिजल्ट में होना चाहिए, तो इसमें 1 है तो इसमें 1 होना चाहिए, राउंड ऑफ करेंगे 6 है तो 3.7, तो कौन सा आंसर हो गया 3.7। ठीक। चलिए 32 हो गया, यहाँ पे 33 में क्या कहता है कि स्टूडेंट मेजर्ड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट, द रीडिंग टर्न आउट टू बी इतना 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 इतना, ए मोर एक्यूरेट वे टू राइट द मेजरमेंट विद एरर। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको ट्रू, मैं डायरेक्ट बताता हूँ इसमें ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। ट्रू वैल्यू निकालना है तो इसका एवरेज वैल्यू निकाल लो, यानी कि आप सबको जोड़ दो 1.93 प्लस 1.99 सबको जोड़ दीजिए और कितना टाइम से 1 2 3 4 और ये 5 डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, इससे आपका ट्रू वैल्यू आ जाएगा। फिर उस ट्रू वैल्यू को कंपैरिजन करके आप, ये ट्रू वैल्यू हो गया और ये आपका मेजर्ड वैल्यू है 1.93 1.99, इसको ट्रू वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू से माइनस करके प्रत्येक में हर एक में कितना एरर आएगा डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 सब निकाल लीजिए, फिर उसका एवरेज निकाल लीजिए एरर का, तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा और ट्रू वैल्यू यहाँ निकल चुका है, तो उस ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर लिखते हैं किसी को, तो जो ये एवरेज वैल्यू आएगा वो इसी में से आ जाएगा और एरर ये मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लो तो काम बन जाएगा। तो हमारा 33 का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.05 यानी कि 2 प्लस 0.05 यानी 2 प्लस 0.05 यानी 2 हो गया। ठीक है। देखो बच्चा, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर n+1 n1। ठीक, तो मतलब ये x है आपका और ये आपका y है, इधर आपका कंपोनेंट किसी वेक्टर का दिया हुआ है n+1 और इधर दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ठीक। इफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रोटेटेड, इफ द कोऑर्डिनेट मतलब इसका रिजल्टेंट आपका इधर है। ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रोटेटेड, है ना, बाय एन एंगल थीटा, यानी ऐसे करके रोटेट कर दिया गया कोऑर्डिनेट सिस्टम को, मतलब एक्स ऐसा हो गया मान लो और वाई आपका ऐसा हो गया और ये एंगल ऐसे रोटेट कर गया और ये रोटेट कर गया। अब बोला है क्या कि देन द कंपोनेंट चेंज टू एन, मतलब एक्स कंपोनेंट हो गया एन और एक्स कंपोनेंट हो गया आपका 3, सॉरी वाई कंपोनेंट हो गया आपका
3 और n हो गया आपका x कंपोनेंट हो गया n। लेकिन बात समझो कि पहले पहले जो x कंपोनेंट y कंपोनेंट था उसका रिजल्टेंट कितना था, n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर रिजल्टेंट। तो अभी भी रिजल्टेंट जो है वही रहेगा, क्योंकि सिर्फ ऐसे मान लो कि ऐसा एक रिजल्टेंट वेक्टर है, इसी को रोटेट करके हम ऐसे कर दें, तो क्या इसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये वाला, वो तो चेंज नहीं होगा। उसको रोटेट कर दिया, तो रोटेट कर दिया तो अब नया वाला क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ से कितना हो गया हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 9। एन स्क्वायर ये कट गया, 112 हो गया, ये 2n हो गया, 112 और 9 माइनस 2 यानी कि 7, यानी कि n इक्वल टू 3.5 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 3.5 हो गया। तो ये हो गया 34 हो गया। नेक्स्ट 35। 35 में कहता है कि ए वेक्टर आपका दिया हुआ है आई कैप प्लस 3j कैप और बी वेक्टर इतना दिया हुआ है, देन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर आपको दिया रहे ना, और एक वेक्टर वो ऐसा खोजे जो कि ए पे और बी पे दोनों परपेंडिकुलर है, वो होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर पे भी एंड परपेंडिकुलर होता है हमारा बी वेक्टर पे भी। तो हम क्या करेंगे, मैं बेसिक बताता हूँ कि आप पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट मेथड से, आई जे के करके। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, आई कैप का 1 3 और के 0 है, उसका 1 -1 और 0 है। इसे ए क्रॉस भी निकल जाएगा और ए क्रॉस बी को मान लो सी है वो, तो सी वेक्टर आ गया आपका, यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया। तो आपको डायरेक्शन पूछा है, यूनिट वेक्टर पूछा है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या, जो कि ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, वो यही तो है सी वेक्टर जो परपेंडिकुलर है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो गया, सी कैप। तो लिखेंगे सी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। जो इससे वेक्टर आएगा उसको यहाँ पे लिख देना और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना उस वेक्टर का। सी वेक्टर जो आएगा उसको यहाँ लिख देना, तो आपको यूनिट वेक्टर आ जाएगा। समझ में आ गया। 35 का आपको आंसर है आपका 3। 35 का आंसर है आपका 3 हो गया। 36 में है कि साइन 2 पाई इतना 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 वैल्यू क्या होगा। तो देखो ये 2 पाई आपको जो है ये 360 डिग्री है। एक सेकंड, 2 पाई, हाँ 2 पाई 2 पाई है, जैसे मान समझो 2 पाई प्लस पाई बाई 6, यानी देखो ये 180 270 ये 360 हो गया। पाई बाई 6 यानी कितना, 30 डिग्री और मूव करना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए थे। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। तो साइन हो गया, और 2 पाई से क्वाड्रेंट चेंज नहीं होता है, साइन साइन ही रह जाता है, और पाई बाई 6 हो गया। यानी कि साइन पाई बाई 6 यानी 18 31/2, यानी ये हो गया आपका ये इस तरह से कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6, यानी ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, और कॉस चेंज नहीं होगा, तो कॉस पाई बाई 6 यानी कॉस यानी 30 यानी कि √3/2, यानी कि ये हो गया। अब ये 405 डिग्री है, तो ऐसे समझो कि 405 डिग्री को 360 में से जोड़ें, यानी कि 405 डिग्री में 360 अगर घटा दें तो कितना आएगा, 60 40 45, यानी कि आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस 2 पाई प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। फिर वही बात है, प्लस पाई बाई 4 यानी कि इस क्वाड्रेंट में है, और ये 2 पाई क्वाड्रेंट चेंज नहीं होता है, यानी कि कॉस पाई बाई 4 हो गया। पॉजिटिव में आएगा कॉस पाई बाई 4 क्योंकि इस क्वाड्रेंट में हो। 45 हो गया 1/√2, यानी ये आ गया हमारा 1/√2। तो ऑब्वियस है, अब बचा कौन, ये क्लियर है। तो ए का हो गया हमारा क्यू, ए का हमारा हो गया क्यू, बी का हो गया हमारा पी, और सी का हो गया हमारा एस। तो ऑप्शन 1 ठीक। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि इन द गिवन फिगर नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट इज, क्यू नॉट यहाँ पे रखा हुआ है। तो ट्रायंगल कैसा है बच्चा, ऐसा ऐसा और ऐसा है। यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे आपका 2q चार्ज है, और यहाँ पे आपका 3q चार्ज है, और सेंटर पे आपका क्यू नॉट चार्ज है। तो यहाँ से देखो बच्चा, ये 2q चार्ज इस प्लस, मान लो प्लस प्लस सब चार्ज है, ये प्लस 2q चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा।
ये 3q चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, है कि नहीं, और ये प्लस q चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये फोर्स का जो वैल्यू होगा, ये जो 2q q के बीच होगा वो कितना होगा, k 2q q नॉट बाय, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, तो ये आर स्क्वायर हो गया, ये भी स्मॉल आर है इसके बीच, इसके स्मॉल आर हो गया। ये वाला फोर्स कितना हो गया, ये हो गया k 3q q नॉट बाय आर स्क्वायर, ये हो गया आपका k q q नॉट बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करो, इस जगह पे ये x एक्सिस मैंने मान लिया और ये हम y एक्सिस मान लिए, समझ गए। ये अगर अच्छा से देखो, ये 2kq है, ये kq है, ये इसको अगर मैं f मान लेता हूँ तो ये हमारा 2f हो गया और ये हमारा 3f हो गया। क्लियर है? अच्छा, ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो गया, 30 डिग्री, ये भी एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। अभी गौर करो बच्चा, एक्स और वाई एक्सिस में सारे फोर्स को रिजॉल्व करो। इधर ये एफ फोर्स है हमारा, है ना, और ये एफ है हमारा, सॉरी ये हमारा इधर 2f है, ये हमारा 2f है और ये हमारा 3f है, ये हमारा 30 है, ये भी हमारा 30 डिग्री है ना। और इधर एक्स वाई में रिजॉल्व कर देते हैं, ये 2f का एक कंपोनेंट इधर आएगा 2f cos 30 डिग्री, इधर आ जाएगा 2f sin 30 डिग्री एंड sin 30 1/2, इधर 3f है, इधर हो गया आपका 3f cos 30 और ऊपर हो जाएगा 3f sin 30 यानी sin 30 1/2 यानी कि 3f/2, है ना। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो अभी अगर बच्चा देखो तो एक्स एक्सिस पे नेट फोर्स कितना है, गौर करो, ये आपका इधर है 2f cos 30 और इधर है 3f cos 30, तो माइनस करोगे तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, f cos 30 आ जाएगा, है ना। और ऊपर देखो तो ये 3f/2 और f ये ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5f हो जाएगा, और f हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5f और ये f माइनस हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1.5f हो जाएगा। f cos 30 कितना हो जाएगा हमारा, f cos 30 होता है हमारा √3/2। अब इस और ये हमारा है 3/2f, इसको स्क्वायर रूट कर देंगे और f का वैल्यू ये हमारा k q नॉट बाय आर स्क्वायर है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 2 हो जाएगा इसको सॉल्व करने से, ठीक है। तो चलिए 38 में क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, at a point in space the electric field points towards north, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा नॉर्थ के डायरेक्शन में पॉइंट्स कर रहा है। इन द रीजन सराउंडिंग दिस पॉइंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विल बी 0। बोल रहा है एट ए पॉइंट इन स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ इन द रीजन सराउंडिंग दिस पॉइंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विल बी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विल बी 0 अलोंग द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। पोटेंशियल, अब समझो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और पोटेंशियल हम इधर निकालना चाहते हैं, तो ये तो हमारा मान लो यू वाई कंपोनेंट है, तो यहाँ और यहाँ का अगर पोटेंशियल लिखेंगे, मान लो ये भी ए और ये भी जेड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, है ना, विल बी अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन। तो आपको पता है ये dv/dx अगर हम लिखना चाहते हैं, तो ये dv/dx होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो होता है कि नहीं। तो ये इसका मतलब हुआ कि dv/dx अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, भैया 0 है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि dv/dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एंड विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग एक्स एक्सिस पूछ रहा है तो 0 है, क्योंकि रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ डायरेक्शन वाई एक्सिस में, इसीलिए। एंड वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट डायरेक्शन में भी 0 है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। फिर बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज, है ना, विच इज अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज, ठीक है, इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स। हाँ, ये भी सही है कि दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है।
तो लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब दोनों एसर्शन जो है आपका फर्स्ट एंड सेकेंड जो है आपका वो सही है, मतलब बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एसर्शन, क्योंकि वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या होगा कि रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इज माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन डेल्टा वी बाई डेल्टा आर इक्वल टू जीरो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो अलोंग द एक्स एक्सिस। उसने वो अलग ही स्टेटमेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, तो अब ये हो गया ट्रू है ना। चलिए 39, इन द गिवन फिगर इफ इनर स्फीयर इज ग्राउंडेड देन फाइनल चार्ज ऑन द इनर स्फीयर इज। अब इसको गौर करो बच्चा, इस पे इस तरह का स्फीयर पे चार्ज है, अंदर पे 2q चार्ज है, इसमें 3q चार्ज है, इसको रेडियस r है और ये आउटर रेडियस 3r है। पहली बात को समझो, जब यहाँ पे 2q चार्ज है और यहाँ पे 3q चार्ज है, क्लियर है। अब जब मैंने इसको अर्थिंग कर दिया, यहाँ पे अर्थ कर देंगे, तो इतना पता है कि अर्थिंग करने से क्या हो जाएगा, कुछ चार्ज तो इसके अंदर जाना ही जाना है। तो मैं मान लेता हूँ कि स्मॉल q चार्ज इसके अंदर चला गया, मतलब अर्थ के अंदर चला गया, तो इस 2q पे कितना चार्ज बचेगा, 2q माइनस q बचेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। q चार्ज चला गया, लेकिन ये अर्थ है, तो अर्थ का पोटेंशियल जो हमारा होता है वो कितना होता है, जीरो। सो नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट जहाँ के अर्थ किया गया है, वहां पे पोटेंशियल नेट कितना होगा, जीरो होगा। और एट इक्विलिब्रियम स्टेज क्या हो जाएगा, ये यहाँ से q चार्ज यहाँ से कुछ ना कुछ अर्थ में समा जाएगा, ठीक है, और नेट पोटेंशियल जीरो होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल किसकी वजह से है, k 2q माइनस q और ये डिवाइड बाय r। 3q की वजह से भी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये 3q जो है 3q की वजह से भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल 3q की वजह से होगा वो सरफेस पे जो होगा वही होगा, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, k3q बाय आपका 3r, और वही अंदर होगा, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल में आपका जो पोटेंशियल यहाँ होता है अंदर वही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टिंग में, और माइनस डेल बी बाई डेल आर आपका जीरो होने से पोटेंशियल आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट बिहेव्स लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो ओवरऑल कितना हो गया बच्चा, जीरो हो गया। सो नाउ के बाय आर कॉमन लो उड़ा दो, फिर बचेगा क्या, 2q माइनस क्यू प्लस, अच्छा ये 3 चला गया तो प्लस q इक्वल टू जीरो, तो ये कितना आ गया, 3q इक्वल टू क्यू उधर चला गया, है ना, 3q इक्वल टू क्यू उधर चला गया, तो q इक्वल टू कितना हो गया, 3q। तो उसने बोला कि वो फाइनल चार्ज ऑन द इनर स्पेयर पे जो आपका चार्ज होगा वो एक्चुअल में यहाँ पे कितना है, 2q माइनस q। तो अब इसमें q चार्ज तो चला ही गया भैया, तो बचा कितना, 2q, मतलब बचा कितना 2q, और स्मॉल q वैल्यू 3q आ गया, तो माइनस q। तो आंसर क्या है, माइनस q। बात समझ में आ गया। तो अर्थिंग करने से, अर्थ किसी को कर दोगे कंडक्टिंग से, तो वो अपना वो अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है, वो अपना पोटेंशियल चेंज नहीं कर सकता है, तो जिसके साथ कनेक्ट होगा वहां के पोटेंशियल को वो जीरो बना के रखेगा हमेशा, चाहे चार्ज ट्रांसफर ही क्यों ना हो जाए अर्थ में, है ना। तो पोटेंशियल वो जीरो बनाने के लिए जिससे वो कनेक्ट होगा उससे चार्ज तो ट्रांसफर होगा ही होगा ना, वही काम किया मैंने, ठीक है। तो चलिए, तो माइनस क्यू आंसर हो गया। अब आ गया 39 हो गया आपका, और अब हम बात करेंगे 40 का। इसमें कि फाइनल चार्ज ऑन द राइट मोस्ट सरफेस। अब एक चीज मैंने, इसको समझो, इसको मैंने, हम लोग यहाँ की ये स्टैंडर्ड है, अगर यहाँ पे आपने Q चार्ज दिया है और यहाँ पे आपने -3Q चार्ज दिया है, यहाँ पे 4 सरफेस है, 1 2 3 4। देखो मैं तुम्हें अगर डेरिवेशन करना होगा तो घर में कर लेना, मैं बस हिंट कर देता हूँ थोड़ा, कि अगर आप इसको Q1 चार्ज देते हो और इसको आप Q2 चार्ज देते हो, तो ये दोनों तरफ जो है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे 4 सरफेस है, एक ये 2 3 और 4। अगर मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज दिए इसको और इसको Q2 चार्ज दिए और ऐसे रखे हुए हैं दोनों प्लेट को, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पे Q3 चला जाएगा और इस पे Q4 चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस पे Q2 दिए हैं यहाँ पे, है ना, तो इसको Q5 मान लेंगे इधर, और इधर Q6 मान लेंगे, इधर सरफेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इस पॉइंट पे देखो सेंटर पे, पहली बात एक इक्वेशन लिखोगे Q1 इक्वल टू Q3 प्लस Q4 लिखोगे, एक इक्वेशन लिखोगे Q2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों इनर आउटर पे, Q5 प्लस Q6 हो जाएगा। और फिर ये जो अंदर में यहाँ पे सरफेस है, ये कंडक्टर है ना, ये वाला पॉइंट, ये कंडक्टर है,
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो होगा। ये भी एक कंडक्टर है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अब एक ये देखो दो दो प्लेट है, मतलब समझो ये चार इन्फिनाइट प्लेन शीट है। अगर एक इन्फिनाइट प्लेन शीट होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपको पता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। और सिग्मा हमारा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया, तो 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और चार्ज यहाँ पे आपको हर प्लेट पे पता है Q3 है, इस पे Q4 है, इस पे Q5 है, इस पे Q6 है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे, जैसे कि इस पॉइंट पे लिखोगे यहाँ पे बीच में, और यहाँ पे लिखोगे, तो यहाँ पे जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे वो Q3 की वजह से भी लिखोगे इस फॉर्मूले से, और Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, Q4 की वजह से इधर होगा लेफ्ट, और Q5 से भी लेफ्ट, और Q6 के भी लेफ्ट, है ना। चूंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से होगा और इस तीनों वजह से जितना होगा बराबर होगा। एक इक्वेशन वहां से आ जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे लिख लोगे, तो 4 इक्वेशन आ जाएगा आपके पास, है ना। और अननोन यहाँ पे देखो Q1 Q2 तो गिवन है जो मैंने चार्ज दिया, अननोन बस यहाँ पे क्या है Q3 Q4 Q5 Q6, तो 4 इक्वेशन 4 अननोन, है ना। 2 इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो कर देंगे, तो 4 इक्वेशन और 4 अननोन। निकालना क्या है हमको, Q3 Q4 Q5 Q6। जब ये वैल्यू आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको निकल के ये स्टैंडर्ड है, इसमें निकल के क्या आता है वही मैं समझा रहा हूँ। इसको मान लो ये Q1 है, और यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इसके अकॉर्डिंग ये Q2 है। आपने इसको Q1 चार्ज दिया और इसको Q2 चार्ज दिया, तो जब इसको आप डिराइव करोगे तो क्या निकल के आएगा कि जो आउटर सरफेस में जो चार्ज होता है, वो टोटल चार्ज जो आप कंडक्टर को देते हो इस तरह के, वो उसका आधा चार्ज बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि Q1 हमारा Q है और -3Q है, डिवाइड बाई 2, ये हो गया -2Q/2, 2 कट गया तो बाहर में चला गया -Q चार्ज, और यहाँ भी चला गया -Q चार्ज। उसके बाद आपने इसको दिया कितना था, Q चार्ज, जिसमें -Q चार्ज यहाँ चला गया तो बचा कितना इधर 2Q। अभी देखो 2Q -Q करोगे तो ये टोटल Q चार्ज है ना, ये Q टोटल चार्ज जो ऐड होकर के Q आना चाहिए ना, अब देखो ऐड होकर आ रहा है ना, आ रहा है, इसका मतलब इस पे 2Q चार्ज आ गया। और इनर सरफेस पे इक्वल एक अनलाइक चार्ज और इक्वल चार्ज होता है, ये मतलब ये 2Q है तो यहाँ पे -2Q, इसको जोड़ो देखो वही आएगा -Q -2Q, कितना आ गया -3Q, ये टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन हमसे किसे पूछा था, मोस्ट राइट मोस्ट सरफेस, तो वो कितना है यहाँ पे -Q, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका -Q, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2। क्लियर है यहाँ तक, तो ये हो गया हमारा 40 का, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है 40। अब 41 चलते हैं हम लोग, 40 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लियर है। चलिए 41 में क्या है कि चार्ज Q इज गिवन टू ए रिंग ऑफ रेडियस है, एक रिंग है और इस पे आपका क्या है Q चार्ज है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 2 रूट है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x इक्वल टू 2 रूट ए की जगह पे, है ना, ए डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ(x) बाय r² प्लस x² पावर 3/2। यहाँ पे K Q और X यहाँ से डिस्टेंस होता है सेंटर से, जो कि दिया हुआ है बच्चा यहाँ पे 2 रूट ए, r² प्लस x² करोगे बच्चा यहाँ से तो 4√2 हो गया यहाँ पे 2a² पावर 3/2। ठीक, अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 41 का, 41 का आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए 42, मैच द कॉलम फॉर गिवन सर्किट। अब देखो यहाँ पे सर्किट कैसा है, ये आपका 9 वोल्ट है, ये आपका 1 ओम है, ये आपका 5 ओम है, ये आपका 2 ओम है, ऐसा है, और ये आपका 7 ओम है, और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो तो दिख ही रहा है यहाँ से। मैक्स मैक्स पहले पूछा हुआ है पहला क्वेश्चन में कि करंट फ्लोइंग कितना है,
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, मतलब ये सेल है हमारा, ये 9 वोल्ट वाला, यहाँ से करंट फ्लोइंग पूछा हुआ है। अब समझो ये दोनों आपको दिख रहा है, ये सीरीज में है 5 2 7 और ये 7 पैरेलल में है, तो 7 7 पैरेलल में है तो कितना हो गया 7/2 यानी कि 3.5 और ये 1 इसके साथ सीरीज में है तो कितना हो गया 4.5, तो करंट कितना हो गया आपका 9/4.5, तो 4.5 गुना 2 यानी कि 2 एम्पियर, यानी कि पहला का ऑप्शन तो भैया 2 एम्पियर हो गया। नेक्स्ट बोला है कि टर्मिनल, अब ये 2 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट बोला है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, मतलब इसके और इसके क्रॉस, तो करंट ऐसे वापस आएगा तो ये प्लस ये माइनस, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है ई माइनस आई आर, और वोल्टेज ईएमएफ कितना है हमारा 9 वोल्ट, और आई कितना है हमारा 2, इंटरनल रेजिस्टेंस 1, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 वोल्ट, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया, एक सेकंड, 5 2 3 हो गया, एक सेकंड, 2 एम्पियर करंट 1 ओम 9 मन, हाँ ठीक है, ये तो 3 वोल्ट हो जाएगा इसका ना, इसका हो जाएगा आपका 3 वोल्ट है ना, प्रिंट आउट यहाँ पे मेरे ख्याल से मिस्टेक है। वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम कहाँ गया भैया, ये रहा है ना। अब 2 ओम में निकालने के लिए आपको करंट निकालना पड़ेगा, मतलब इसमें कितना करंट जा रहा है। अब करंट कैसे निकालोगे इसमें बताइए, तो इसमें देखो ये 5 2 7 और ये 2 एम्पियर है, तो 7 इसमें है और ये 7 ओम है, तो करंट इक्वल डिवाइड हो जाएगा, इसमें 1 एम्पियर चल जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 2 वोल्ट, ये हो जाएगा। एक्चुअल में ना ये जो 3 एम्पियर है ना इसको वोल्ट में होना चाहिए, ठीक है, ये वाला, तो ये तुम्हारा थे बी का जो ऑप्शन हो जाएगा वो एस हो जाएगा, क्लियर है। वो एम्पियर वो गलती से लिखा गया है, ये तो मिस प्रिंट है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, है ना। चलिए तो ये है ना, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ द दिस मटेरियल वेरी स्मॉल। अब कहने मतलब क्या है कि आपको पता है कि रेस्ट आर टी इक्वल टू क्या होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो अल्फा एक्चुअल में क्या है आर टी माइनस आर नॉट, है ना, माइनस आर नॉट अल्फा आर डेल्टा टी, दैट इज अल्फा हो गया। बोल रहा है कि वेरी लो, इसका जो वैल्यू है बहुत ही लो हो, यानी कि देखो बात समझो कि टेम्परेचर अगर हम ज़्यादा चेंज करेंगे तो अल्फा वैल्यू क्या हो जाएगा कम, तो बोल रहा है कि जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है मटेरियल का वो बहुत ही क्या होना चाहिए छोटा, और ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन में काम करना है, तो अच्छा बात है ना। अगर मान लो कि मेकिंग कोई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हम बना रहे हैं, इच कांस्टेंट 10 मतलब, है ना, बना रहे हैं, तो हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू तो ऐसा नहीं चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ जाए घट जाए तो टेम्परेचर मतलब इंक्रीज कर जाए तो रेजिस्टेंस बहुत इंक्रीज कर जाए या कम हो जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अल्फा का वैल्यू कम होने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा इफेक्ट मतलब रेजिस्टेंस पे ना पड़े, ठीक है, मतलब उसका वैल्यू बहुत लो हो। तो ये आपका दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। भैया बचाओ बचाओ, ये तो हम तो जान ही चल जाएगा भैया, तो उसको पैरेलल में एक सेंटर रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। अब ये क्या कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट में कि रेजिस्टेंस ही हाई कर दो, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जोड़ दो पैरेलल में, अगर इसको संट एक तो पैरेलल जोड़े ठीक है। अब तुमने उसका रेजिस्टेंस अगर हाई कर दोगे तो ये जो करंट बट रहा था यहाँ पे, ये तो करंट लेने से मना कर देगा ना, संट रेजिस्टेंस मतलब बहुत लेस अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर कहेगा उससे बढ़िया नहीं देते तुम तो लगाया ही क्यों तुमने संट रेजिस्टेंस को, अगर तुमको यही करना था, मतलब करंट हम तो चाह रहे थे कि करंट तुम डिवाइड कर दो, हमसे बचा लो, जो उतना लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेरे तरफ आ रहा था उसका रास्ता मोड़ दो, इसलिए तुमने संट लगाया, लेकिन उसका तुमने हाई वैल्यू लगा दिया, इसमें तो मेरा तो गया ना, तो मैक्सिमम करंट तो मेरे तरफ ही आ जाएगा, बात तो एक ही हो गया, तो लगाया ही क्यों। बोला हाँ ये भी बात सही है, इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है, नहीं होना चाहिए संट रेजिस्टेंस का है, गैल्वेनोमीटर का तो जान ही चल जाएगा इसमें, बात समझ गए। तो पहली बात, दूसरी बात है कि टू इंक्रीज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब देखो वोल्ट मीटर में जब हम कनेक्ट करते हैं तो शंट रेजिस्टेंस को आप जो कनेक्ट करते हो एस मान लो, इसको शंट नहीं बोलेंगे, शंट इसको बोलेंगे, मान लो रेजिस्टेंस एस है,
इसको आप सीरीज में कनेक्ट करते हो और ये आपका वोल्ट मीटर रीडिंग हो गया वोल्टेज। तो वोल्टेज आपका यहाँ से क्या हो गया, आई जी जी प्लस एस। तो उसने कहा है कि जो सीरीज में रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, शुड बी डिक्रीज्ड। भैया शंट रेजिस्टेंस अगर कम कर दोगे तो वोल्टेज रीडिंग कम देगा, ज्यादा थोड़ी देगा। ये भी गलत स्टेटमेंट है, ऑप्शन 4 ठीक। 45, a dielectric is filled between the plates of a isolated charged parallel plate capacitor। मतलब ये बोल रहा है कि ये आइसोलेटेड है, मतलब ये चार्ज तो है बट ये किसी भी मतलब बैटरी सेल से कनेक्ट नहीं है, बोला ठीक, बट आइसोलेटेड है, बोला ठीक। एक डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, मतलब ये बोल रहा है कि अब इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया है, बोला ठीक। तो अब इसमें बोला गया कि इसमें क्या क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड, कैपेसिटेंस, चार्ज, इसके बारे में कमेंट करना है। तो भैया जब तुम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हो ना तो न्यू कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो के टाइम्स पुराने वाले कैपेसिटेंस से बढ़ जाएगा, क्या है कि नहीं। जैसे कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट में आप पढ़े होगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दोगे तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा, तो के टाइम्स बढ़ गया कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस से के टाइम्स बढ़ जाएगा, इसलिए तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं। तो पहला बोला कैपेसिटी क्या हो जाएगा, तो कैपेसिटी आपका यहाँ से क्या लिख सकते हो, इंक्रीज कर जाएगा, पहली बात पी हो जाएगा, है ना। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा आपका, कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला है कि चार्ज। अब देखो चार्ज क्या होगा, बात को समझो। कैपेसिटी बढ़ जाना तुम एक ही समझो, जैसे मान लो एक बाल्टी है तुम्हारे पास, बकेट, उसमें पानी लेना है, ठीक, तो नल से पानी लेते हो। अब मैं ये बोलूं कि उसका उस बाल्टी का मैं साइज बढ़ा दूं, यानी कि उसका कैपेसिटी बढ़ गया, मतलब वो और ज्यादा पानी रख सकता है, बोला हाँ पानी रख सकता है, तुमने उसका कैपेसिटी बढ़ा दिया। तो क्या छोटा पहले बाल्टी था, अब तुमने उसको बाल्टी का बड़ा साइज कर दिया, तो क्या उसमें पानी ज्यादा है, या पानी ज्यादा रख सकता है, पानी ज्यादा रख सकता है। पानी ज्यादा होने के लिए उसको नल के पास जाना पड़ेगा ना, उसके पास सोर्स तो होना चाहिए ना कि उसको जो चार्ज वहां पे लेके आएगा। और चार्ज लाता कौन है, बैटरी। बैटरी क्या करता है, एक प्लेट से चार्ज को उठा करके दूसरी जगह लाता है, लेकिन ये तो आइसोलेटेड है भैया, तो इसको लाएगा, कैपेसिटी बढ़ गया, यानी ये और ज्यादा चार्ज को रख सकता है, बट ये किसी बैटरी के साथ तो कनेक्ट है नहीं जो कि और चार्ज को लाएगा, वो और भी चलो भैया और आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं ला सकता है। तो चार्ज आपका कांस्टेंट रहेगा, चार्ज आपका रिमेन्स सेम रहेगा, है ही नहीं। कैपेसिटी बढ़ने मतलब ये नहीं कि चार्ज बढ़ गया, कैपेसिटी बढ़ने मतलब होता है कि वो और चार्ज को रख सकता है। भैया सोर्स तो होना चाहिए, नल खुला तो होना चाहिए, पानी उसके अंदर आना तो चाहिए, मतलब चार्ज आना तो चाहिए। बाल्टी भरा लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा उसमें, पानी भर गया ज्यादा, ऐसा थोड़ी है, सोर्स होना चाहिए, तो नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया कि भैया जो चार्ज है आपका, यहाँ पे चार्ज आपका कांस्टेंट है, चार्ज आपका क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा एनर्जी स्टोर का, क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो चार्ज कांस्टेंट ही रहेगा डायरेक्टरी मेटल डालने पे, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और डिनोमिनेटर अगर बढ़ गया तो टोटल वैल्यू घट जाएगा, तो एनर्जी स्टोर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये भी समझ में आ गया सर। बचा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो क्या होगा, देखो अब कैपेसिटेंस हो गया। अब जैसे तुमको पता है कि किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप इंसर्ट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पहले मान लो ई नॉट था तो के फैक्टर से घट जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। वो के टाइम से घट जाता है, उसमें इंड्यूस हो जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, जैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड से करोगे इंड्यूस्ड ऐसा हो जाता है, तो घट जाता है। चलिए 46, two parallel plate capacitor A and B having capacitance 1 microfarad and 5 microfarad are charged separately to the same potential 100 volt। मतलब एक माइक्रोफेराड को कैपेसिटर को चार्ज करो तो ये कितना हो जाएगा, +1 माइक्रोकूलम, और इस पे -1 माइक्रोकूलम। दूसरा कैपेसिटर को अगर चार्ज करो 5 माइक्रोफेराड को, एक सेकेंड, 100 वोल्ट से किया ना, 1 माइक्रोफेराड को, सॉरी, इस पे आ जाएगा +100 माइक्रोकूलम -100 माइक्रोकूलम, ठीक। अब 100 वोल्ट को 5 माइक्रोफेराड से करो तो +500 माइक्रोकूलम -500 माइक्रोकूलम। Now they are connected in parallel such that the positive plate of A is connected to negative plate। तो कुछ नहीं है,
ऐसा ये अभी जस्ट इस पे कॉन्सेप्ट पहले भी करा चुके हैं अभी ऐसा। तो ये +100 माइक्रोकूलम है, ये -100 माइक्रोकूलम है। ये अब इसका उल्टा कर दिया, मतलब प्लस को माइनस से कनेक्ट कर दिया प्लेट से, तो ये -500 माइक्रोकूलम और ये +500 माइक्रोकूलम ऐसे कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो बोला नाउ दे आर कनेक्टेड पैरेलल सच दैट द पॉजिटिव प्लेट ऑफ एज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द बी देन पोटेंशियल एज। तो आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो हाई पोटेंशियल है, तो चार्ज यहाँ से फ्लो करना भैया स्टार्ट कर देगा। कब तक चार्ज फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए, यानी V डैश ना हो जाए। बोला हाँ ठीक है। तो बात समझो कि इस प्लेट से चार्ज उठ करके आएगा और इस चार्ज के प्लेट पे जाके जमा हो जाएगा, और इस प्लेट चार्ज उठ करके आएगा और इस प्लेट पे जाकर के जमा हो जाएगा। चार्ज यहाँ से यहाँ कूद करके नहीं जा सकता है, यहाँ से यहाँ जंप नहीं करेगा, बस यहाँ से कंडक्टिंग वायर उठेगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ चल जाएगा और यहाँ से। तो इस दोनों प्लेट, कोई दो प्लेट पकड़ लो, ये दोनों प्लेट जो कि एक दूसरे से ज्वाइन है ना, ये जो आप प्लेट देख रहे हो इस पे टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बस चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो इनिशियल चार्ज कितना था इसमें? 100 माइक्रोकूलम और इस पे -500 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये इस पे ऐसा हो गया, टोटल चार्ज हो गया। फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चा? फाइनल चार्ज हो जाएगा इस पे, कैपेसिटेंस कितना था ऊपर वाले का, या इस प्लेट को भी तुम पकड़ सकते थे, ये वाला प्लेट 500 माइक्रोकूलम और -100 माइक्रोकूलम, जो भी है, मतलब पॉजिटिव में पकड़ना हो तो 5 और 100 कितना हो गया? 400 माइक्रोकूलम हो गया, वही बात हो गया। और बाद में पोटेंशियल डिफरेंस में कितना हो जाएगा? V डैश और ये V डैश। ठीक है, तो बाद में यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, V डैश हो जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तब जैसे भी कर लो तुम, तो ऊपर कितना हो गया? 400 और C कैपेसिटेंस कितना है? 1 × V डैश। और देखो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस ना पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, यानी कि पोलैरिटी भी प्लस माइनस ही रहेगा, मतलब ये प्लस और माइनस रहेगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस होने का मतलब ये भी प्लस बन जाएगा और ये भी माइनस बन जाएगा, दोनों प्लेट। तो अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा तुम्हारा 1 V डैश प्लस दूसरा कैपेसिटेंस कितना है हमारा? 5, तो 5 V डैश, ये हो जाएगा 6 V डैश, ये हो जाएगा 400, तो 2 × 6 200, तो कितना हो जाएगा ये V डैश? 200/3 वोल्ट। तो बेस्ट कॉमन, मतलब देन कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 200/3 वोल्ट। ठीक है, अब देखते हैं कितना आ गया हमारा? 46। 46 में हमारा हो गया। अब हम चलेंगे 47। When a capacitor is charged by a battery, both the plates receive equal charge in magnitude, no matter sizes of the metal plates are identical or not. When a capacitor is charged by a battery, both the plates receive equal charge in magnitude, no matter sizes of plates are identical or not. Right? सही है, इक्वल, क्योंकि देखो अगर तुम इसको चार्ज करते हो, बात समझना, ये जो बैटरी आप अप्लाई करते हो ना, इससे उठाता है चार्ज को, इस पे लाके जमा करता है। अब जितना चार्ज यहाँ से उठाएगा उतने चार्ज यहाँ पे जमा करेगा बच्चा, तो सही है। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज इन अकॉर्डेंस विद द चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ये भी सही है, जितना चार्ज उठाएगा उतना चार्ज लाएगा, तो दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 47 का एक्सप्लेनेशन है, तो 47 का 1। अब आ जाइए 48। तो 47 का आपका हो गया आंसर 1, है ना। तो 48 आपका क्या है क्वेश्चन? हाँ, इनिशियली द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड रेस्ट। अब यहाँ पे देखो, ये आपका स्प्रिंग है, ये आपका 2m मास है, ये आपका m मास है। अगर इसका FBD बना लो तो ये इक्विलिब्रियम में बोल रहा है, तो ये mg है, ऊपर आपका टेंशन है, ये हो गया आपका यहाँ से m मास पे टेंशन आपका mg है। 2m पे देखो तो ऊपर लग रहा है kx, इसका वेट लग रहा है नीचे 2mg और टेंशन लग रहा है नीचे, जो कि यहाँ पे हम निकाल चुके हैं mg। 2mg + mg, तो kx = हो गया हमारा 3mg। उसने बोला एक्सेलरेशन ऑफ 2m एंड m जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को बोला उड़ा दो, कैंची से काट दो स्ट्रिंग को। जैसे ही स्ट्रिंग को कट करोगे इसका टेंशन गायब हो जाएगा, टेंशन इसका आगे कितना हो गया? 0 हो गया। तो नीचे वाला बॉडी तो भैया फ्री फॉल हो गया, ओनली ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, तो नीचे वाले पे तो एक्सेलरेशन सिर्फ g रहेगा।
लेकिन जस्ट आफ्टर कटिंग में क्या होता है, ये स्प्रिंग फोर्स तुम देख रहे हो, स्प्रिंग में जब तक एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज उसके इलोंगेशन में और कंप्रेशन में चेंज नहीं आएगा, तब तक उसका फोर्स चेंज नहीं हो सकता है। तो ये जो 3 mg तुम देख रहे हो, इसके फोर्स में इतना जल्दी चेंज नहीं आएगा। जस्ट कट करोगे ऐसा नहीं कि वो ये फोर्स बदल जाएगा, क्योंकि इलोंगेशन कंप्रेशन होने में भी तो टाइम लगेगा, तो इसीलिए वो जल्दी नहीं बदलेगा। मतलब इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में यही सीखने मिलता है, स्प्रिंग अपना जो फोर्स का वैल्यू है इक्विलिब्रियम से जब चेंज करेगा तो इतना जल्दी चेंज नहीं करेगा। तो मतलब 3 mg, यानी ऊपर इस पे कितना लगेगा 3 mg, और इसका अपना वेट नीचे है 2 mg। और टेंशन जब टेंशन को ही काट दिया तो टेंशन खत्म हो गया, स्प्रिंग को कट कर देंगे तो स्प्रिंग खत्म हो गया, फिर उसमें कम ज्यादा क्या बात है। जब स्ट्रिंग को कट कर दिया अब टेंशन बचा ही नहीं, बस ये दोनों फोर्स बचा। तो ऊपर कितना बचा फोर्स 3 mg माइनस 2 mg, यानी कि mg बचा। और नीचे जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो 3 mg माइनस कितना हो गया 2 mg हो गया mg, और उसका मास कितना है 2m, तो मास मास कट गया तो g/2 हो गया। तो बोला है कि उसने 2m मास एंड m, 2m का हो गया g/2 ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, और g नीचे डायरेक्शन में हो गया। तो कहाँ गया भैया g/2, पहला ही तो ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 49, 40 कितना हो गया 48 हो गया। हाँ, ए ब्लॉक इज इन कॉन्टेक्ट विद वर्टिकल वॉल एज ऑन द फाइंड द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। अब यहाँ देखो ऐसा है और 5 kg है, ये आपका 100 न्यूटन है, ये आपका 37 डिग्री। क्या इसको इससे पहले कर लें बैलेंस? ये 100 cos 37 हो गया, cos 37 आपका कितना हो गया 4/5, 5 और 20, 20 पंचे 100, 20 चौके 80 हो गया। इधर हो जाएगा आपका 100 sin 37, ये हो जाएगा 3/5, 5 20 60, ये 60 न्यूटन हो गया। तो इस ब्लॉक को तुम ऐसे भी देख सकते हो बच्चा कि इस ब्लॉक पे इधर लग रहा है 60 न्यूटन और ऊपर लग रहा है आपका 80 न्यूटन, इसका अपना वेट लग रहा है इधर 50 न्यूटन। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.6। तो अब समझो इसका नॉर्मल किधर लगेगा, इधर। तो एफवीडी के अकॉर्डिंग बात करें अगर, तो नॉर्मल आपका आ गया यहाँ से 60 न्यूटन, है ना, नॉर्मल और 60 बैलेंस कर लेगा। और इधर देखो 80 न्यूटन ऊपर है और 50 न्यूटन नीचे है ना। तो इस दोनों का नेट फोर्स कितना लगेगा 80 माइनस 50 यानी कि 30, यानी ऊपर लगेगा आपका नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन। फ्रिक्शन कहेगा अरे भैया तुम तो स्लाइड करना चाह रहे हो, फ्रिक्शन नहीं चाहेगा स्लाइड कर, फ्रिक्शन नीचे लगेगा। अच्छा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी निकाल लेते हैं, कितना लग सकता है म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू कितना है 0.6, नॉर्मल कितना है 60, ये पॉइंट पॉइंट कट सकता है 36, यानी कि 36 न्यूटन का मैक्सिमम लिमिटिंग लग सकता है उसको रोकने के लिए। लेकिन इधर देखो तो 50, 80 माइनस 50, ये 30 लग रहा है ऊपर, कितना लग रहा है 30। इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए नीचे 30, लेकिन मैक्सिमम कितना लग सकता है 36 न्यूटन लिमिटिंग है, तो 30 तो लग ही सकता है, कम ही हुआ 36 से। तो आंसर क्या हो गया हमारा 30 न्यूटन, खत्म। चलिए 50 है ना, तो 49 हो गया, 49 आपका हो गया 30, 50। अब देखिए ए वेक्टर इक्वल टू ये एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस क्या होगा। अब देखो या तो तुम डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हो या सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये ए वेक्टर है और अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ थीटा मान लूं, तो क्या इसको मैं ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ इस कंपोनेंट को। तो मैं ए कॉस थीटा को लिख सकता हूँ कि ये आपका, समझ गए ना, ए कॉस थीटा ये आपका एक्स कंपोनेंट है, मतलब ए एक्स है। तो कॉस और थीटा आपके किसके बीच एंगल हो गया ए वेक्टर और थीटा के बीच, तो कॉस थीटा हम क्या ले सकते हैं ए एक्स बाई ए। अच्छा, एक्स कंपोनेंट वहां से कितना है 2, चेक करो, और ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ से आपका थीटा आ गया। ठीक है, चलिए तो बहुत अच्छा अगर लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्त के साथ है ना जरूर शेयर करो, है ना, अच्छा लगेगा हमें अगर सभी लोग और भी बच्चे लोग जुड़ेंगे तो। थैंक यू सो मच। ओके।